हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी ना भूलिएगा। एंड देन जिन लोगों को भी मेंबरशिप की स्टोरी सुननी है, मेंबरशिप की स्टोरी नॉर्मल स्टोरी से थोड़ी सी सुपर नेचुरल होती है, तो जिनको सुनना है वो लोग बाय ऑन करके सुन सकते हैं। जो इंटरेस्टेड है ओनली फॉर वही, ठीक है? बाकी सबके लिए नॉर्मल स्टोरियाँ चल रही हैं। ओके, देन टेलीग्राम का तो नहीं बोलूंगी क्योंकि सब जाते हो मुंह उठा के लेफ्ट मारते हैं, देन बाद में मेरी टटरिया सबको उठा उठा के बैन मार देती है। खैर कोई बात नहीं। तो जो लोग उधर बने हुए हो बने रहना, लेफ्ट मारने के बाद कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है, ठीक है? एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा की तरह ये एक प्योर वांगसने स्टोरी होने वाली है, थर्ड व्हील, जो कि ओनली फॉर थर्ड व्हील का नाम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये भी ऑलमोस्ट पूरा प्योर वांगसेन ही है। हाँ, इसमें नोक-झोंक बहुत ज़्यादा है, नौटंकी ज़्यादा है, एंड देन ये अरेंज मैरिज बेस्ड स्टोरी होने वाली है। माय इंस्टा ड्राइवर, ओके? नाम ही यूनिक है। अब हम देखते हैं कि ये इंस्टा ड्राइवर कैसे अपने सजनमा को सजनमा बना के लेके जाता है, ओके? तो चलो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक हॉल में एक शख्स चिल्लाता है, "पक्का ना? आई मीन कि इम्पॉसिबल।" अंकल छड़ी पर पटक देते हैं, देन हाथ पे हाथ लेते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? इतना जोर से कौन चिल्लाता है? भंगजी कहता है, दिस इज नॉट फेयर। इस बेवकूफ बच्चे से मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। अंकल कहते हैं, फिर ऑप्शन सेकंड चुन लो। भंगजी देखते हुए कहता है, हाँ, कोई और ऑप्शन नहीं है। अंकल कहते हैं, तुम्हारी मॉम की आखिरी विश है, अब तुम्हें जो करना है कर सकते हो। वांगजी भी लाइक, हाँ ठीक है, मैं 1 महीने तक अब्ज़ॉर्ब करूँगा, एंड अगर वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं उससे शादी नहीं करूँगा। इतना बोलकर वो फिर से कहता है, "हाँ", और इतना बोलने के साथ वो निकल जाता है। अंकल जो कि एकदम डर के बैठ गए थे, एंड देन उसके जाने के बाद हमारे लैन सिचन और साथ में जियांगचेंग बाहर आते हैं, एंड देन कहते हैं, "ओह! थैंक गॉड, वो तो मान गया।" सिचन कहते हैं, "हाँ, सच में मुझे लगा नहीं था कि ये मान जाएगा, बट जो भी है।" फिर जियांगचेंग कहता है, "वैसे भी वांगजी 2 दिन पहले ही अब्रॉड से आया है, आते ही उसके ऊपर इतना बड़ा बम फोड़ना ज़रूरी था?" अंकल कहते हैं, 28 साल का हो गया है, 40 साल के हो जाएगा तब शादी करेगा क्या? हाँ, बुड्ढा होने के बाद, या शादी के उम्र में शादी करी जाती है? जियांगचेंग कोना लग जाता है, एंड देन कहता है, सही कहा आपने, और वो मुंह को ना ऐसे जिप वाले में स्टाइल में बंद करते हुए चाबी दूर फेंक देता है। सीजन कहता है, हाला हाला हाला, अंकल आप इतना ज्यादा सोचोगे ना तो आपको ना हार्ट में ना तो अंकल कहते हैं डंडा उठाते हुए, कमबख्त बदमाश शैतान बच्चा, मार डालो हमें, मार डालो, हमारे छाती में बैठ के मुंह धर लो तुम, मार डालो हमें, हम ही आखिरी बचे हैं तुम्हारे घर में और हमारी बात नहीं सुन रहे हो। सीजन कहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आप शांत हो जाइए अंकल, हम आपकी बात सुन रहे हैं। वो मान गया है, वो ट्रायल कर ले या जो भी कर ले, शादी तो करनी ही है ना। जांगचुन कहता है, वैसे मैंने सुना है वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। कहता है, पता नहीं, पर वो कहते हैं ना, ह हर एक गाय को एक बैल ना बाँध देता है, तो हमारा वांगजी बैल है ना, बाँध ही देगा। ये बोलते हुए जियांगजेन कहता है, क्या एग्ज़ाम्पल दिया है, घटिया। और इतना बोलकर उसको घूर रहा था। सीजन कहता है, व्हाट अ जोक बेबी, व्हाट अ जोक, इट्स ओके ना। इतना बोलते हुए उसको सहला रहा है, इधर अंकल को सहला रहा है, जिसके अंकल की बीपी बढ़ी हुई थी। बेचारे अंकल को डब्बी खोल के और बीपी वाली दवाई लेनी पड़ रही थी। वही वांगजी आता है और ई करते हुए ना कार के ऊपर ना सब बुम 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 करके मार रहा था, पैर से हाथ से पैर से हाथ से। किरसाते कहता, सर ये क्या कर रहे हैं? वांगजी उसे कहता दांत पीसते हुए, या तो मुझे शादी करनी होगी या फिर मुझे ड्राइवर बनना होगा। ये क्या है? हाँ, तो क्रिस हंसते हुए कहता, सर वैसे देखने में आप ड्राइवर तो कहीं से नहीं लग रहे हो। भंगजी दांत पीसते हुए कहते, हाँ हाँ, मजाक उड़ा लो, नहीं नहीं, उड़ा लो, तुम्हारा भी टाइम आएगा। मैं अपने ड्राइवर को हटा के तुम्हें ड्राइवर बनाऊंगा, ड्राइवर वाले ड्रेस भी पहनवाऊंगा, फिर मैं देख के दांत फाड़ूंगा। हा 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 हा। क्रिस बेचारा एकदम, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गई थी, चेहरा पूरा सफेद पड़ गया था। कहता, सर मैं तो आपका प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बॉडी आई नहीं सिक्योरिटी गार्ड हूँ ना। तो कहता है, सही कहा, सिक्योरिटी गार्ड कम, दुश्मन ज्यादा लग रहे हो अभी मुझे, जाओ मेरे लिए नॉर्मल कपड़े खरीद कर लेके आओ। इतना बोलते हैं बेचारा हमारा वंशी दांत पीसते कार में बैठ गया था। बेचारे उतने जितने भी टीम मेंबर थे उसके सारे डर के मारे ना ऐसे ना बाहर में चहलकदमी कर रहे थे।
वांग जी, जिसका अपना खुद का एक बिजनेस है और वो खुद इंस्टा मिलेनियर है भाई, इंस्टा मिलेनियर। मतलब कि अगर वो चाहे तो चाइना के अंदर के कितने सारे बिजनेस को वो खरीद सकता है एक साथ में। बट इसके अंकल को भी नहीं पता है, इसके भाई को भी नहीं पता है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है? तो आप लोग एंजॉय करना और अपने तक सीक्रेट रखना। विंग को कोई नहीं बताएगा जाके, अभी विंग को बाद में पता चलेगा, ठीक है? थोड़ी देर बाद उसके 15 लोगों की टीम थी, जिसमें उसके 4-5 तो सेक्रेटरी थी। हमारा पीए कम बॉडीगार्ड कम सिक्योरिटी गार्ड कम सब क्रिस उसके पास लाके पटकते हुए कहता, सर इतने सारे ड्रेस ठीक है? कहता है ओके। फिर एक आकर कहता, सर हमने आपके लिए 1 BHK रूम ढूंढ लिया है। वो कहता है ओके। कहता, सर हमने आपके लिए साइकिल और एक स्कूटी भी खरीद के डाल दिया है। वांग जी कहता है ओके। फिर वो कहता है, सर आपकी पॉकेट मनी कितना रखूं ताकि आपको अकाउंट में दिखने चाहिए? वो कहता है बस 5,000। सारे लोग हाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि 1 मिनट में वांग जी 5,000 की चाय पी जाता है और वो बस 1 महीने की शो ऑफ में 5,000 रखने वाला था। सब कुछ डील डन हो जाने के बाद कहता है, उसका पिक्चर लाओ तो मैं भी देखूं क्या है उसमें। हर इतना बोलकर उस पिक्चर को ना ऐसे घूर कर अब बाइनोकुलर ग्लास लेकर के देख रहा होता है। छोटे से डो वाली आईज, थोड़ा सा आईब्रो जो चौड़ा था, नोज लाइन बहुत ज्यादा शार्पन थी, काट के खाने लायक थी। खैर, पत्ते पत्ते ऊपर और नीचे का लिप्स, लिप्स के नीचे छोटा सा तिल। ये सब देखते हुए कहता है, शकल तो इतना बुरा नहीं है। इसका बायोडाटा निकालो तो। वांग जी 2-4 वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो शख्स हमारा कोई और नहीं बल्कि सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी इंग है। क्लब में कूद रहा था और काउंटर पर आते ही कार्ड रखता है। देन कहता है, ये सब में फ्री में बांट दो, जहाँ पे सबको वो पार्टी ट्रीट कर देता है। एंड देन पैसा एक ही दिन में वो उड़ाने के बाद जब वहां से जा रहा होता है तो गलती से एक वेटर से टकरा जाता है, जिसके बाद भी उसे तो 2 थप्पड़ खींच के मारता है, साथ में एक बियर की बोतल भी सर पे दे मारता है और पेनल्टी के तौर पे जो उसकी पॉकेट में चिल्लर पैसे पड़े थे उस वेटर के मुंह पे दे मारता है। देन वहां से निकल जाता है। वांग जी कहता है, भूखा ना, ये इंसान कम शैतान का नाना ज्यादा लग रहा है। क्रिस, बाकी सारे जितने भी वहाँ पे 15 मेंबर खड़े थे ना, बेचारे सब वांग जी के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देख करके ना वो खुद बोल रहे थे, सर जी आप निकल जाओ इधर से वरना हमारे प्राण निकल जाएंगे। वांग जी अगला वीडियो देखता है जहाँ पे गोल्फ में वो गोल्फ खेलने गया। उसके साथ गोल्फ सिखाने वाले मास्टर थे जिसको उसको सिखाना था। आधे घंटे के इरिटेटिंग मोमेंट के बाद बेचारा एक भी गेंद ना मार नहीं पाया था, इसलिए वो हॉकी स्टिक लेकर के उसके गर्दन पे रखते हुए कहता है, मुझे बताओ ये हॉकी से ये बॉल मराता क्यों नहीं? हॉकी स्टिक नहीं यार, गोल्फ स्टिक से ना ये स्टिक मराता क्यों नहीं है? तो वो कहता है, सर आपने स्टिक गलत तरीके से पकड़ा हुआ है। पिंक कहता है, तभी मैं सोचूं कोई बात नहीं, आपको ऊपर ट्राई करता है। उसको लेटा करके जैसे ही मारने वाला होता है वैसे ही 2-4 बंदे आकर के उसे हटा देते हैं, वरना विंग तो उसका भी मुंडी खोलने वाला था। कुछ और वीडियो देखने के बाद वांग जी फोन पटकते ही कहता है, ये इंसान लगता है? ये किस एंगल से इंसान लगता है? ये इंसान को इंसान कम समझता है, पैसों को पानी की तरह बहाता है और टाइम की से वैल्यू नहीं है। मेरे लिए 1 मिनट कीमती है, ऊपर से मैं इसका मॉम अरे तो बोलते हुए ना दांत पीस रहा होता है वो। तो क्रिस कहता है, तो हम कैंसिल करें सर, अब्रॉड वापस जाना है। वैसे ये सब सेट करने में हमें 4 मंथ लगा था एंड आपने सोचा था कि हम इसे लॉन्च कर देंगे चाइना में, अब हम क्या करें? वांग जी कहता है, जैसे काम चल रहा है चलने दो, जब तक ये सारे मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाते हम किसी के सामने में अपनी आइडेंटिटी को उजागर नहीं करेंगे। इतना बोल वांग जी उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चला जाता है। हालांकि सारे ड्रेस एवरेज कॉस्ट के थे, पर थोड़े से जैसे मीडियम वर्ग के फैमिली वाले कपड़े पहनते हैं ना, उस तरह के ड्रेस उसने बोला था लाने के लिए। सब ड्रेस ट्राई करने के बाद वांग जी रेडी होता है। देन कहता है, चलो लास्ट मीटिंग है, मुझे अटेंड करने दो, उसके बाद मुझे जाना है। फिर वांग जी लास्ट मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है और उसके बाद वापस से घर आकर के पहले तो उस नक चढ़े बच्चे की पूरी केस स्टडी करता है एंड देन उसके बाद कहता है, फाइटिंग वांग जी, क्योंकि कल से एक सिर चढ़े नक चढ़े नवाबजादे को झेलना है तुम्हें। इतना बोलकर वो राहत की सांस लेते हुए सो जाता है। इधर सारे लोग थे वो सब कुछ क्रिस की बात मानने वाले थे और क्रिस ही बैक टू बैक कंपनी को रिप्रेजेंट और हैंडल करने वाला था। अगले दिन सुबह वांग जी उस 2 BHK के अपार्टमेंट में आता है। आने के साथ ही वो सारे कपड़े को सेट करता है। मॉर्निंग में ही आया था
सब कुछ कर लेने के बाद घर में सब कुछ नया बर्तन, चूल्हा, चौका जो एक घर को सेट करता है, वो सेट कर लेने के बाद वो देखता है, कहता परफेक्ट। साफ-सुथरा था, अच्छी कॉलोनी में भी था। उसके बाद वो कपड़े चेंज करता है और वहाँ से निकल जाता है अपना छोटा-सा स्कूटी लेकर के वी हाउस। वो आते ही विंग के पापा-मम्मी को ग्रीट करता है, जहाँ पे उसे देखते ही विंग के पापा-मम्मी कहते हैं, "लैन वांग जी, आई मीन मिस्टर लैन, ये क्या हुलिया बना रखा है?" तब वांग जी कहता है, अंकल ने मेरे सामने में 2 शर्त रखी है। पहली शर्त ये है और दूसरी शर्त ये है। तो उसके पापा कहते हैं, तो क्या आप ये नहीं करना चाहते हैं? वांग जी कहता है, आपको भी पता है कि आपका बेटा कैसा है ना? इतना सुनना हुआ ही था तो खंगसू सैन कहती है, आई एम सो सॉरी, एक्चुअली में हमारे प्रॉमिस की वजह से तुम फंस गए हो। आई मीन वांग जी। वांग जी कहता है, इट्स ओके, वैसे भी बस मैं 1 मंथ देने आया हूँ, अगर 1 मंथ में उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया, मैं इस रिश्ते को खारिज कर दूंगा। और हाँ, मुझे कार की कीज दीजिए जिस कार से वो जाता है। इतना बोलकर वो खड़ा था। उसके अंकल कहते हैं, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और किसी की नहीं सुनता है। आफ्टर ऑल हमारा वो इकलौता बच्चा है। भगत जी कहता है, वाट एवर अंकल, प्लीज गिव मी काकीज। इतना बोलकर वो खड़ा हो जाता है। फिर एक सर्वेंट आकर उसे दे देता है। देन वो दोनों वांग जी को बाहर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे कांग से आते हुए कहती हुई चांग से, क्या होगा अगर विंग को पता चल गया तो? वे चांग से कहते हैं, पता नहीं, अगर इन दोनों की डेस्टिनी में एक दूसरे का प्यार और साथ लिखा होगा तो ये दोनों एक साथ जरूर आएंगे। कांक्षे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इसकी मम्मा इसके साथ है और हम अपने बच्चे के साथ हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो देखते हैं क्या ही होता है। सब अपने अपनी किस्मत की बात है। इतना बोलकर वो कहता है, मैं स्टडी में जा रहा हूँ, उस नवाबजादे को जाकर बोलो उठाओ। वो इंटर्न करने जाता है ऑफिस या फिर कुछ और करने। इतना बोलना हुआ है तो कहते हैं, कांग से सैन ऊपर आती है, जहाँ पे विंग घोड़े बेचकर हसीन सपने में सोया हुआ था, जहाँ पे एक शख्स व्हाइट कलर का कोट, व्हाइट कलर का पैंट बहुत ही नवाबदार तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे वो शख्स उसके पास आकर बैठ जाता है, उसके बालों को हाथ फिराते हुए कहता है, आइंग उठ जाओ, मॉर्निंग हो चुका है। रामजी उस हसीन सपने विंग उस हसीन सपने में खोया हुआ मुस्कुराता है और जैसे उस शख्स को देखने वाला होता है, उसकी मम्मा अलार्म बजा देती है और विंग फटाक से उठ के बैठते हुए कहता, कौन है? फिर वो अलार्म को उठाकर बंद करते हुए मुंह बनाते हुए कहता, मॉम क्या है? उसकी मॉम कहती है, ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी, उठ जाओ, फ्री हो जाओ, फ्रेश हो जाओ एंड देन नीचे आओ। विंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ, रोज रोज एक ही तरह के घिसी पिटी लाइफ। उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, ऑफिस जाकर काम करो, फिर घर आओ। तो उसकी मॉम कहती, वो कार रेस करने के लिए कौन जाता है? क्लब में हैंग आउट करने कौन जाता है? बीच बीच में रिसोर्ट और टूर करने के लिए कौन जाता है? मैं एक दो और चीजें गिनवाऊं या फिर तुम्हारे पापा को बता के आऊं? विंग कहता, मम्मा मम्मा प्लीज, आप जीत गई, मैं हार गया, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल करके विंग चला जाता है तैयार होने के लिए। वो गुनगुनाते हुए गाना और रेडी हो रहा था। उसने आज वापस से एक क्रैंकी फ्रैंकी सा कोट पहना था। कोट क्रैंकी फ्रैंकी था, पर अंदर का शर्ट और पैंट काफी अच्छा था। स्टाइलिश वे में बालों को केयर करता है, गले में 2 चैन पेंडेंट और कान में एक हियरिंग हुप्स डाल करके हल्का लाइट मेकअप करके नीचे आता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड उसे देखते हुए कहते हैं, हाँ, आज मेरा बाबा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे वी चांग से और कांग से सरन दोनों अपने बच्चे से बहुत 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 प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। विंग दोनों को गले लगते हुए गुड मॉर्निंग बोलता है, देन ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करता है। उसके पापा कहते हैं, तुम्हारे ड्राइवर काका बीमार चल रहे थे तो तुम हमारे साथ जा रहे थे, अब तुम्हारा नया ड्राइवर आ गया है तो तुम उसके साथ जा सकते हो। विंग कहता है, थैंक यू डैड, और वो फोन में अभी भी मैसेज टाइप करने में लगा हुआ था। एंड देन उसके बाद कहता, डैड मुझे निकलना होगा, सालियन आ रहा है। तो कहता है, सालियन? कहता, आपको पता है ना, मेरा दोस्त जिसके साथ मैं पढ़ाई कर रहा था, 2 साल स्टडी की थी हमने अब्रॉड में। तो कहता है, समझ गया मैं। इतना बोलकर विंग वहां से बाहर आ जाता है। विंग गुनगुनाते हुए अपनी कार में आता है। विंग की कार लैम्बोर्गिनी थी और वो रेड कलर की कार थी। विंग उस कार को गेट को ओपन करने के साथ ही उसके अंदर बैठ जाता है। एंड देन उसके अंदर एक शख्स था जो पहले से ही बैठा था, वो था हमारा लानवांगजी। और लानवांगजिया वांगजी उसे देखता है और उसे देखता ही रह जाता है। विंग वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत बहुत ज्यादा। विंग उसके नैन, नक्स, लिप्स, वो जो गाना गुनगुना रहा था, वो हाथ में फोन लेकर पटर पटर कर रहा था, वो उसके कान में जो हुप्स थे जो इधर उधर हिल रहे थे, वो उसके एडम एप्पल, हर चीज को, इवन उसके क्लीवेज को भी वांगजी सामने वाले मिरर से देख रहा होता है। तभी विंग चिल्लाते हुए कहता है,
मेरा मुंह क्या देख रहे हो, हमें एयरपोर्ट जाना है। यू डर्टी फेलो, अभी के अभी चलो, अगर हम लेट हुए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी को ये टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो गुस्से में ना विंग को घूर कर देख रहा था। विंग कहता है क्या, हाँ क्या, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हैं, हाँ क्यों, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, तुम्हें हाँ यहाँ काम नहीं करना, या फिर मैं तुम्हें लात मार के बाहर निकालो। वांग जी बस उसे घूरता है, देन कार एक ही रहता है बैक गियर में डाल के जो ऐसे आगे बढ़ाता है, विंग ऐसे पीछे जाके सीधे आगे आ गया था और फिर पीछे जाके पटका गया था। विंग चिल्लाते हुए कहता है तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन ड्राइवरी करता है, हाँ अगर मुझे चोट लग जाती, मेरे फेस को कुछ हो जाता तो क्या करते। पर वांग जी बिना कुछ बोले कान में ब्लूटूथ डालता है एंड गाड़ी का अलग स्पीकर था पर वांग जी अपने कान में अपने फोन से ब्लूटूथ को कनेक्ट करे हुए था और उसे ऑन कर देता है और स्पीकर चला देता है। विंग भी लाइक हाँ इसकी इतनी हिम्मत, ये मेरी बात को अवॉइड कर रहा है। हरो कहता है तू कार रोको, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। मैंने कहा कार रोको। पर वांग जी अलग ही जिद्दी लेवल का इंसान था। वो कार को ऐसे चला रहा था, ऐसे घुमा रहा था जैसे विंग की ना अस्थि पंजर पूरा हिंडुल गया था। मतलब उसने जो खाया था ना खाना को पेट के अंदर ना वांग जी ने उसको बॉडी सेक कर दिया हुआ था। अविंग को कभी इधर से घुमाता था, इधर गिरता, कभी इधर से घुमाता, कभी इधर से घुमाता, डिवाइडर पे स्मूथ चलाने की जगह पे उठा के पटक रहा था और मेन हाईवे पर लाकर कार रोकते हुए बाहर आता है एंड देन उसको बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कार के ऐसे नॉक करता है जहाँ पे विंग, जो कि उसका पूरा बाल शकल हुलिया सब कुछ बिगड़ गया हुआ था। हालांकि वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था पर विंग के चिरा पूरा हुआ चिड़िया वाला शकल देख करके ना वांग जी को हंसी आ जाती है एंड देन वो सर नीचे करके कहता है अगर दोबारा से मेरे साथ ना ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की ना तो ऐसे उड़ाऊंगा कार को, ऐसे उड़ाऊंगा कि फ्लाइंग जंपिंग करते मिलोगे, समझ गए। इतना बोल को वो वापस से बैठ जाता है। विंग बेचारा हमारा थोड़ा सा डर गया था, कहता है मैं डैड को बोल दूंगा। वांग जी बीच वाली उंगली दिखाते हुए कहता बोल देना। विंग जो कि बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ था, फिर भी वो लोग हाई क्या बोलते हैं हवाई अड्डा एयरपोर्ट आ गए थे, ठीक है। और फिर विंग ने अपने बालों को होलिया को पूरा ठीक ठाक करते हुए कहता देख लेना मैं पास से बोल दूंगा तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब विंग ना डर डर के बोल रहा था। वांग जी को ना विंग ने एकदम भीगा हुआ चूहा लग रहा था अभी, मतलब वो था ना एकदम दुबका हुआ सहला हुआ, हाथ में पकड़ा था, क्यों क्यों करता है। तो वांग जी को ना विंग से में ऐसे ही लग रहा था। उसके जाने के बाद वांग जी हंसते हुए कहता है हाउ सो इंटरेस्टिंग है, चैलेंज काफी अच्छा है, मजा आने वाला है। इतना बोल वांग जी वहां पे वेट कर रहा होता है। विंग अंदर जाता है जहाँ पे वो चिल्ला चिल्ला के हे हाय हाय करता है। तो सालियन आते ही कहता है विंग 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 विंग। उसके बाद वो अपना बैग वगैरह लेकर बाहर आता है जहाँ पे शालियन विंग के कंधे पे हाथ रखा हुआ था और विंग ने उसके कमर को पकड़ा हुआ था और वो दोनों ऐसे ना बात करते करते आ रहे थे। जिसके बाद हमारी वांग जी की जली ना भयंकर जल गई। मतलब पहली बार वांग जी को ना जल कुकरा वाला फेस दिख नहीं रहा था पर अंदर से भुना हुआ बट्टा बन के ना पट 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 करके फूट रहा था। विंग उसके डोर को नॉक करते हुए कहता है इस सूट को उसको पीछे डालो। तो वांग जी कहता है मैं तुम्हारा नौकर हूँ, खुद डालने के लिए बोलो उसे। विंग कहता है हे तुम इस तरह से बकवास क्यों कर रहे हो। वांग जी कहता है उसे बोलो डालने के लिए वरना मैं कार लेके चला जाऊंगा। विंग कहता है अच्छा फिर हम कैसे जाएंगे। वांग जी कहता है वो कैसे जाएगा मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कार में डालूंगा और लेके चला जाऊंगा। विंग कहता है बहुत आए। इतना बोलकर उसका कार का गेट खोलता है, वांग जी को खींच कर बाहर निकालता कहता है चुपचाप से डालो अभी के अभी, समझे ना। और खुद को एक ड्राइवर समझो ना कि इस कार के ओनर, इस कार का ओनर मैं हूँ। और विंग ने ऐसे उछल उछल के वांग जी को बोल रहा था, मतलब जबरदस्ती कि नहीं मैं तुमसे बड़ा हूँ। वांग जी ना उसके बालों को ना ऐसे नीचे धक्का दे देते कहता है शांति से खड़ा होकर बोलो वरना लगता है कि मुझे तुम्हारे हाथ में ना पेपर वेट डालना पड़ेगा, तुम्हारी वेट वैसे भी बहुत कम है, क्या होगा अगर 1 क्विंटल का पेपर वेट लाके डाल दो तो। विंग उछलते हुए कहता मैं तुम्हें देख लूंगा, आज रात को देख लेना तुम। वांग जी कहता है ठीक है। इतना बोलने के साथ ही वो वापस से कार में बैठा था, कहता ए तो फिर सालियन आते हुए कहता है हाँ आई रहने दो मैं खुद डाल दूंगा। फिर सालियन खुद से कार के पीछे ट्रंक में वो बॉक्स बैग डालता है, जो भी बॉक्स वगैरह था वो भी डाल देता है एंड देन बीच में आके वो दोनों बैठ गए थे। उसके बाद वांग जी कहता है कहाँ जाना है। विंग अपार्टमेंट का नाम बता देता है एंड देन पूरे रास्ते विंग और सालियन चटर 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 चैटरिंग चल रही थी उनकी और वांग जी इरिटेट हो रहा था उसकी बात सुनकर। वो इरिटेट हो रहा था तो एफएम ऑन कर देता है। तो साउंड ज्यादा होने के बाद विंग कहता है इतना ज्यादा साउंड क्यों चला रहे हो। वांग जी कहता है मुझे किसी की गॉसिपिंग नहीं सुननी है। विंग कहता है हम बस बातें ही कर रहे हैं। फिर सालियन कहता है हे ड्राइवर हो तो ड्राइवर ही रहो,
एटीट्यूड में बात करने की जरूरत नहीं है। वांग जी को लग रहा था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही हाइप कर रहा है। दैट्स व्हाई कहता है, आई एम सो सॉरी सर, मेरा एटीट्यूड ऐसा ही है, बट प्लीज आप अपने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम रखिए क्योंकि यहाँ दूरदर्शन पत्रकारिता नहीं चल रहा है। इतना बोलकर उन दोनों को घूर कर देखता है। सालियन और विंग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी एंड देन म्याऊ। फिर वांग जी चुपचाप से उसे अपार्टमेंट तक छोड़ के आ जाता है जहाँ पे विंग सालियन के साथ अंदर चला जाता है और वांग जी वहां पे बैठा हुआ था। 5 मिनट हो चुके थे, विंग नहीं आया था। क्रिस वांग जी को कॉल करते कहता है, हेलो सर, हाउ इज द डे सर। तो क्रिस की बात सुनने का वांग जी कहता है, बकवास, मेरा मन कर रहा है कि उसे मैं कार से उठाकर बाहर फेंक दूं, फिर उसे पेपर रोल बना करके और डस्टबिन में फेंक दूं, या फिर उसे पहले ना अपने उसे आर्सेनिक के नीचे रख के दबा दूं। ये बात सुनने के बाद किस कहता, सर होल्ड ऑन सर, वो आपका होने वाला हस्बैंडवा सजनवा जी है सर। मंग जी कहता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कम वक्त उसकी बात कर रहा हूँ। किस कंफ्यूज होते हुए कहता है, सर आप किसकी बात कर रहे हो। मंग जी कहता है, उसका नाम सालियान है, अपार्टमेंट इसमें रहता है वो, मुझे उसकी पूरी डिटेल्स चाहिए। किस कहता है, डन सर, 2 दिन में मैं आपको देता हूँ। कहता है, नो, आज रात तक चाहिए। किस कहता है, ओके सर। जैसे आपने कुछ खाया। कहता, हाँ, पता नहीं वो कब तक नीचे आएगा, पर मैं इस लोकेशन पे हूँ, फूड भेजो, मुझे भूख लगी है। क्रिस कहता, ओके सर, डन सर। इधर बोलकर वांग जी कार में बैठा हुआ था। नेट 7 मिनट के बाद वांग जी के सामने में एक फूड डिलीवरी बॉय आ जाता है और वो तो हमारा वेनिंग। डोर नॉक करता है तो वांग जी उसमें से बाहर निकलता है, जिसे देखकर वेनिंग कहता, सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है, वेनिंग किसी को बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। कहता, सर सीक्रेट मिशन पे निकला हो, किसी को पकड़ना है सर, वैसे अब बोलो तो मैं भी स्पाई कर दूं। वेनिंग की बात सुनने के बाद वांग जी पहले तो इरिटेट हो रहा था, फिर कहता है, यहाँ पे एक बंदा भी गया है ऊपर, उसका नाम सालियान है, उसके ऊपर नजर रखना चाहो तो रख सकते हो और मुझे पूरी डिटेल देना, ओके ना। तो वेनिंग कहता है, सर मैं इस अपार्टमेंट में अक्सर आता रहता हूँ, अगर मुझे पता चला तो मैं पक्का आपको बताऊंगा। इतना बोलकर वो खाना देता है, देन वहां से चला जाता है। वांग जी उस खाना को लेकर खा करके उसको फेंक देता है डस्टबिन में, बानवानी पी करके फिर से बैठा हुआ था। पर वो दोनों अभी नहीं आए थे। वांग जी समझ गया था कि ये क्या है, तो अभी नहीं आएगा। अब वांग जी के पास करने के लिए कुछ नहीं था। वो कहता, 5 मिनट का मैं नैप ले लेता हूँ। वांग जी न सो गया था और उसकी आंख लगी ही थी कि तभी विंग आते हुए ऐसे ना टैप टैप करता है, पर वांग जी नहीं उठता है। फिर विंग टैप टैप करता है, फिर भी वो नहीं उठता है। और विंग ना इरिटेट होते हुए एक पत्थर उठाता है, कांच तोड़ते हुए कहता है, कौन से बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दे रहा है, कब से बुला रहा हूँ, हाँ पिछले 10 मिनट से मैं धूप में खड़ा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाहर निकलो और अभी के अभी बाहर जाओ, मुझे ना तुम्हारे साथ नहीं जाना है। इतना बोलकर वांग जी को खींच कर बाहर निकाल देता है और वांग जी कुछ नहीं बोलता है। फिर विंग उसमें जाके बैठ जाता है और विंग को ड्राइवरी करनी नहीं आती थी, आई मीन की कार चलाने नहीं आता था। विंग बैठ जाता है, देन सोचता है, तेरी की क्या कर दिया मैंने। हाँ। फिर वो बैठा हुआ था तो वांग जी वहां पे खड़ा था। फिर 5 मिनट बाद विंग को जब एहसास होता है कि तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, वांग जी को ये बात अच्छे से बताया, इसको कार चलानी नहीं आती है। फिर विंग ना कहता है, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कार में बैठा हो एंड देन कार चलाओ। वांग जी एक तो उसका गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था। वो कार ओपन करता है, विंग को सीधे खींच कर बाहर निकालता है। विंग भी लगता है, ए ए ए। वांग जी ना उसे ना ऐसे टंग पे फेंकता है एंड देन कहता है, मुझसे बदतमीजी से बात मत करना। विंग ना फॉक करते हुए कहता है, यू सन की ड्राइवर, कार चलाओ जाके, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। वांग जी उसके हाथ को छोड़ देता है क्योंकि विंग लिटरली डर गया था और वो चुपचाप से जाके बैठ जाता है। विंग भी अंदर आके बैठ गया था एकदम चुपचाप, मतलब कोई चू चुपड़ नहीं, कुछ नहीं। एंड वो बैठा हुआ था। फिर वांग जी उसे सीधे ऑफिस ले जाकर छोड़ देता है जहाँ पे वो विंग उसे देखता है, गिरते पड़ते अंदर भाग जाता है। वांग जी कहता है, हाँ, क्या दिन है मेरे, इतना बोल करके और वो वहां से निकल के अपने कार में जाता है क्योंकि इस कार का सब कुछ सही था पर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। वहां आकर के उसमें लेट जाता है एंड देन थोड़ा सा नैप लेता है क्योंकि वो आज चला चला के थक चुका था। तो वहां पे 2 बंदे और थे जो उसके साथ काम करने के लिए 24 घंटे के लिए रखे गए थे, मतलब जितने देर उसको काम करना उतने देर के लिए। तो वो कहता, सर अगर आप कहें तो मैं आपके हाथ वाथ दबा दूं। वांग जी कहता, सर आप बकवास बंद करो और मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। कहता, सर मैं तो बस मसाज करने की बात कर रहा था। वैसे आपको मीटिंग करना है तो ये कोट है, आप पहन लीजिए। इतना बोलकर वांग जी कोट पहनता है और कार में ही अच्छा से पर्दा उर्दा का सेटअप लगा करके बैठा हुआ था। बड़ा कार था, वो वैनिटी वैन होता है ना, वैसा कार था। वहां पे बैठ के वो मीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। क्रिस और बाकी जितने भी मेंबर थे सब लोग ज्वाइन हो चुके थे एंड देन इसकी इधर वांग जी अपना काम कर रहा होता है, दूसरी तरफ विंग अंदर आते हुए फफ कर रहा होता है और कहता है, पा पा मुझे आपसे बात करनी है, पा पा। इसके डैड कहते हैं,
क्या हुआ विंग? कहता है मेरे साथ आप अंदर चलो। इतना बोलकर उसे लेकर आता है, कहता है आप ना मेरे ड्राइवर को चेंज कर दो। उसके पास कहते हैं क्या हुआ? वो कहता है वो बहुत ज्यादा रूड है, मुझसे सही से बात नहीं करता, एंड देन मुझे वो अपना मालिक नहीं समझता। उसके पास कहते हैं हाँ वो थोड़ा सा गुस्से वाला और स्ट्रेट फेस वाला इंसान है। तो तुम्हें उसे क्या करना है? तुम्हें जहाँ जाना है तुम उसे बोल दो और चुपचाप जाओ और आओ। तुम्हें उसे करना क्या है विंग? विंग कहता है बट वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तो कहता है कार में बैठ के जाना और आना होता है, उसमें वो तुम्हारी बात कैसे सुनेगा भला? विंग कहता है बट पा मुझे वो नहीं चाहिए, निकाल दो। तो उसके डैड कहते हैं एक तो तुम्हारा ड्राइवर 3 महीने की लॉन्ग छुट्टी लेकर गया है तो वो नहीं आएगा, दूसरा ये वो काफी स्किल्ड है और यही रहने वाला है और ये मेरा अंतिम फैसला है पापा। तो विंग कहता है पर पा और कोई नहीं, ये क्यों? कहता है तुम्हारी जान की सेफ्टी के लिए। उसे कुंफू आते हैं, टाइची आती है, टाइक्वांडो आता है एंड वो अच्छा स्किल्स भी है और वो तुम्हारी हिफाजत भी करेगा, बस उसके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आओ। भी कहता है प्यार मैं फुट मैं उसके साथ तो कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से निपट लूंगा। इतना बोलते हुए वो आता है। आज का दिन विंग का इतना बर्बाद गया था, वो हर पे गुस्सा कर रहा था, गुस्सा मतलब खुद इंटर्न था पर सब पे ऐसे रौब छा रहा था, गुस्सा कर रहा था। उसके बाद भी बस अपना सर शेक कर रहे होते और कहते हैं हाँ इस क्या ही होगा इसका। और उसके बाद फिर विंग जब रिटर्न थक हार कर जब घर आता है तो वांग जी उसका पहले से वेट कर रहा था और वो उसको देखते ही कार का गेट ओपन कर देता है। विंग बहुत ज्यादा थका हुआ था, बोल बोल के अपनी एनर्जी तो आधी से ज्यादा वेस्ट करती हुई थी एंड देन काम करने के बाद वो और थक गया हुआ था तो वो कार में आके बैठ गया था। वांग जी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करता, कुछ नहीं बोलता। वांग जी भी समझ गया था वो डायरेक्ट अब घर ही जाएगा, इसलिए वो कार चला रहा था। इस बार वांग जी बहुत स्मूथ कार चला रहा था, कार का एसी ऑन कर देता है जिससे कि विंग ना थोड़ी देर बाद ही वो सो जाता है। वांग जी जब वी मैंसन के बाहर आ गया था तो वो विंग को देखता है जहाँ पे विंग उस कार में ना पीसफुली सो रहा था। विंग सोते वक्त इतना ज्यादा क्यूट और एडोरेबल लग रहा था, शिवांग जी से रहा नहीं गया। वो उसे ना पीछे मुड़कर ना मतलब ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट तक देख रहा था। वांग जी का दिल अचानक से धड़क उठता है और अपने सीने पे हाथ लेते हुए कहता है वांग जी दिस इज इम्पॉसिबल, तुम्हें ये बदमाश कैसे पसंद आ सकता है? इतना बोल करके वो बाहर आता है। फिर उसे रहा नहीं जा रहा था, उसके सारे फाइल्स को लेता है और वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में गोद में कैरी करता है। विंग भी वांगजी को ना ऐसे हक कर लेता है, देन उसके सीने पे अपना सर रख के सो जाता है। वांगजी उसे उठाकर जब अंदर लाता है तो उसकी मम्मी उसे देखते हुए कहती है ध्यान वांगजी। तो वो चुप होने का इशारा करता है एंड देन कहता है उसका रूम कहाँ है। फिर जो हमारी कांग्स सेनन थी वो रूम बता देती है। फिर वांगजी विंग को लेकर आता है, उसके बेड पर लिटा देता है, उसके जूते उतारता है, उसके ऊपर कंबल टक करता है। सारे फाइल को रख देने के बाद वो उसे देखता है और अपने मन में कहता है सोते हुए एक बेबी के जैसे लग रहे हो पर जब जागते हो तो पूरी दुनिया को नचाते रहते हो। लगता है मुझे तुम्हें नाचना होगा ताकि तुम मेरे अलावा किसी और की बात ना सुन सको। फिर वांगजी अपने ऊपर ध्यान देता है, कहता है ये क्या कहा मैंने अभी? और इतना बोलते हुए वांगजी कहता है फॉरगेट इट और उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब ऐसे करते हुए ना 2-4 दिन बीत गए थे। वांगजी से विंग ना वांगजी से किसी न किसी चीज से चिढ़ा पड़ा रहता था। कभी वॉल्यूम तेज कर देता, उसके लिए चिढ़ जाता तो वांगजी से उसकी कहा सुनी हो जाती, और कभी वो उसे फास्ट ले जाता तो उसके लिए कहा सुनी हो जाती, कभी स्लो चलाता तो उसके लिए भी कहा सुनी हो जाती। तो वांगजी और विंग में हमेशा ना तू में हो ही जाती थी और वांगजी उसे डरा देता था लास्ट में। तो इस तरह से ना 4-5 दिन हो गए थे और वांग जी फाइनली विंग को थोड़ा बहुत जानना सीख गया था कि वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, ओवररिएक्ट बहुत ज्यादा करता है, बातें बहुत करता है, कंप्लेनिंग मोड में रहता है 24 घंटे। ये सब वांग जी को कहीं ना कहीं पता चल रहा था। एक जगह जहाँ पे वांग जी खुद से ये सारे काम कर रहा था, वही दूसरी जगह वो विंग की ड्राइवरी भी कर रहा था एंड उसके बारे में वो जानने की कोशिश भी कर रहा था। वांग जी ने स्टिल मन बना लिया था कि वो इसके साथ नहीं रह सकता है, ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। एज यूजुअली आज छठा दिन था। विंग जब ऐसे गाना गुनगुनाते हुए आता है तो विंग ना आज ना ग्रीन कलर का जैकेट वेयर किया हुआ था जिसमें वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसे इस तरह खुश देखकर वांगजी कहता है सर कहाँ जाना है? वो कहता है आज ऑफिस नहीं जाना है, मुझे अपार्टमेंट लेके चलो, मुझे सनलियन के साथ कुछ काम है। इतना बोल करके वो उसमें बैठ जाता है एंड देन वो मैसेज टाइप कर रहा होता है। वांगजी बस देख रहा था कि विंग ना फोन में लगा हुआ है। जानबूझ करके वांगजी कार को थोड़ा फास्ट करके ऐसे था वो यू टर्न मारना और उसके हाथ से फोन गिर जाता है और विंग चिल्लाते हुए ना पहले तो एक सीट पे मारता कहता ए तुम्हारा दिमाग खराब है? ये मुझे बताओ कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? हाँ
क्या तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है? हाँ, क्या हम तुम्हें जितना पैसे देते हैं उतना कम पड़ रहा है? सच कहा है किसी ने, गरीब हमेशा गरीब ही रह जाता है और पैसों के लिए जीता है, मरता है, फिर आखिर में मर ही जाता है। ये बात सुनकर वांग जी उसे घूरता और कहता है, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? विंग कहता है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कोई मिलियनियर हो तो आखिरकार एक ड्राइवर ना, तो ड्राइवर में बन के रहो ना, अपनी औकात में रहो। क्यों अपनी औकात से ज्यादा की चीजें के लिए तुम इतना क्या करते रहते हो? हाँ, वक्त उसे देखकर कहता है, तुम्हें तो मैं। फिर कहता है, ए फूलो मत कि तुम मेरे ड्राइवर हो, चुपचाप अपना काम करो, वो भी शांति के साथ में, वरना जितना बार मेरे साथ आर्ग्यूमेंट करोगे उतनी सैलरी में तुम्हारे कट कर दूंगा। इतना बोल करके उसे धमकाता है। आफ्टर ऑल वांग जी को अपना अकाउंट बैलेंस शीट अंकल को दिखाना था, दैट्स वाई वांग जी दांत पीसते हुए बस विंग को देखता है और स्टेयरिंग पे एक हाथ मारता है, जिससे कि सीटी बच जाती है और आगे वाले कुछ लोग चिल्ला पड़ते हैं। फिर वांग जी ऐसे ना सॉरी वाला सैम्बल ऐसे भेजता है बाहर से खिड़की खोल करके और वापस से विंग को देख करके कार चलाना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद विंग सालियन के अपार्टमेंट में था और जाते जाते वो बोल के जाता है कि हमें ऑलमोस्ट 1 घंटे लगने वाले हैं, तो तुम चाहो तो सो सकते हो। और इतना बोलते हुए विंग वहां से निकल जाता है। वांग जी को अपना काम करना था, प्रोजेक्ट सबमिट करना था, दैट्स व्हाई क्रिस से कह देता है कि चाहो तो मुझसे कॉन्फ्रेंस पे बात कर सकते हैं, देन काम कर सकते हैं। इतना बोलकर वो भी अपना काम करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता था कि वो अपने बिजनेस को अमेरिका से यहाँ शिफ्ट किया है और उसके अब्सेंस में कुछ भी हो जाए। दैट्स वाई उसे अपने कंपनी को बिल्डअप करना था, सेटअप करना था, एंड देन साथ में इस बिग रैल को भी संभालना था। वहीं दूसरी तरफ विंग जब सालियन के घर आता है तो देखता है कि सालियन ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है, जिसे देखकर विंग कहता है, वाह पार्टी। कहता पार्टी। इतना बोल करके और वो उसके साथ पार्टी एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि विंग को ना ऐसे ना मतलब पिला रहे होते हैं, और विंग ना बहुत ज्यादा ड्रंकन हालत में भी था। तो उसके बाद वो पिए जा रहा था और सब लोग डांस वांस कर रहे होते हैं। तभी एक बंदा वहां से जा रहा होता है, ऑलमोस्ट ना 2.5 से 3 घंटे बीत गए थे, एंड देन वो बाहर आया था स्मोक करने के लिए, क्योंकि हाई फाई सोसाइटी थी। तो वो कुछ काम से भी आया था, पार्सल लेने भी आया था और स्मोक भी कर रहा था। तभी वांग जी अचानक से उसके ऊपर नजर जाती है, जहाँ पे वेनिंग वो पार्सल लेके आया था। फिर वो बंदा उसे ले लेता है एंड देन वेनिंग वहां से चला जाता है। वो बंदा कॉल आते कहता, हम अभी आ रहे हैं, हमने सारा कुछ मंगा लिया, आज तो हम उसके साथ उस अमीर जादे के साथ में एंजॉय करने वाले हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा कि नशे की हालत में उसके साथ क्या हुआ है। इतना सुनना हुआ ही था। वांग जी उसकी नजर चौकस हो जाती है एंड देन वो फटक से कार से बाहर आता है, कहता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? वो कहता है, तुम कौन है? वो कहता है, मैंने पूछा किस कमरे की बात हो रही है। वो शख्स नहीं बोलता, कहता हे व्हाट हैपेंड? हाँ। तो वांग जी उसका गला सीधे पीछे से पकड़ता है, एंड कहता है, ने बोल भी तू, दियो थोपी धड़ देता है एक थप्पड़ बिना पूछे, और कहता है, बताओ किस रूम नंबर की बात हो रही है। फिर वो बोलता है तो वांग जी सीधा अंदर की तरफ भागता है और ये शख्स पीछे से हे वेट। वांग जी अंदर आते ही जल्दी से लेफ्ट में घुस जाता है और ऊपर चला जाता है। वो आकर के डोर ओपन करता मतलब करने की कोशिश कर रहा था, बहुत बेल बजा रहा था, पर कोई खोल नहीं रहा था। वांग जी से रहा नहीं जा रहा था, वो ना बहुत बजाता है। लास्टली सालियन को आना पड़ता है। जैसे ही वांग जी सालियन को देखता कहता है, विंग कहाँ है? सालियन कहता है, यू मिस्टर डर्टी फेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम उसका कि तुम्हारे बॉस का भी काम खत्म नहीं हुआ है। तभी विंग ना देखता है वांग जी कि किसी के गोद में बैठा हुआ और उठने की कोशिश करते हुए कहता, कौन है सालियन? अंदर आओ ना, हम मजा करने वाले हैं। वांग जी का जो पारा चढ़ा, वो सालियन को धक्का देते हुए कहता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम उसके साथ? सालियन कहता है, हे वेट, हम बस पार्टी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। पर विंग ना उसके गोद में बैठे हुए उसके नोच को सहला रहा था और दूसरे को देखकर कहता, तुम सब बहुत अच्छे हो, हम सब अच्छे बेस्ट फ्रेंड है, सालियन तुम्हारा दोस्त मुझे ना बहुत पसंद आया। इतना बोलकर उन लोगों के साथ ना हाँ ही कर रहा था। वांग जी विंग को एक ही बार में खींचता है, क्योंकि विंग की एज बस 22 साल है, बट वो बहुत पतला दुबला फ्रिजाइल सा है, ठीक है। खींचता है अपनी तरफ और कहता है, ये सब क्या हो रहा है? विंग इतना हल्का था कि वांग जी खींचने पे वो सीधे उसके सामने आके खड़ा हो गया था। विंग कहता है, मिस्टर डर्टी फेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे मिस्टर ड्राइवर, तुम मेरे एंजॉयमेंट को बर्बाद कर रहे हो। वांग जी कहता है, मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, हमने पार्टी की है, हमने ड्रिंक किया, हमने गाना गाया, हमने डांस किया। सालियन आते हुए कहता है, हे। वांग जी उसे घूर कर देखता रहता है, डोंट टच हिम। और तब बोलकर विंग को वो सीधे कंधे पे लादते हुए बाहर के लिए निकल जाता। सालियन कहता है, हे वेट।
बट वांग जी बिना कुछ बोले कुछ सुने सीधे विंग को लेकर कार में डाल देता है और उसे लिटा देता है। अच्छे से लिटाने के बाद डोर बंद करते हुए गुस्से के मारे वहां से निकल जाता है। कार पार्किंग में आने के बाद कहता है कि बर्फ डाल करके पैक बना कर लाओ। फिर वांग जी आता है विंग के ना पूरे अंदर से बैठ के आराम से उसके हाथ को, उसके क्लीवेज को, उसके फेस को, सबको साफ कर देता है। एंड देन उसे देखते हुए उसके बालों को ठीक करते हुए कहता है इतना इनोसेंट होने की क्या जरूरत है कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले, हाँ बेवकूफ लड़के। इतना बोलकर वांग जी दांत पीस रहा होता है और जब वो ऐसे जाने को होता है कि वांग जी फटाक से उसे गले लग जाता है। देन कहता है सालियन कहाँ जा रहे हो तो मेरे साथ रुको ना। इतना बोलकर विंग ना अपना नोज ना उसके एडम एप्पल के पास ना रब कर रहा होता है, जहाँ पे वांग जी बेचारा हमारा बेसब्रा हो रहा था, एंदन उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। पर विंग ना धीरे धीरे समेटते हुए खुद को उसकी गोद में बिठा देता और कहता है मुझे ऐसे ज्यादा अच्छा लगता है। तुम्हें पता है मेरा ड्राइवर एक नंबर का खड़ूस है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरा मन करता है मैं उसे फायर कर दूं, पर पास सुनते ही नहीं है। मैं क्या करूं सालियान, मुझे नहीं जाना। वो खड़ूस मुझे फिर से ऑफिस छोड़ के आ जाएगा। मुझे नहीं जाना सालियान। इतना बोलकर वो विंग के सीने में सर रख के फिर से सो जाता है। विंग जब उसके गोद में सोया हुआ था, वांगजी बस उसे देख रहा था एंड देन कहता है मैं तुमसे नफरत करना चाहता हूँ। मैंने आज ही मन बनाया था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं चला जाऊंगा। ये सारी हरकतें करना बंद करो। होश में आने के बाद तो मुझे खुद से नफरत करने पे मजबूर करते हो और बेहोशी में देखो इतना क्यूट एडोरेबल कैसे कोई हो सकता है। आई और इतना बोलकर उसके बालों को उसको ऐसे सबको टच करता है, जहाँ पे वांग जी ना धीरे धीरे करके विंग की तरफ बढ़ रहा था, पर उसके फेस को देखते हुए छोड़ देता और कहता है मैं तुम्हारा इस तरह से एडवांटेज तो नहीं लेना चाहता। फिर उसे देखता है, देन ऐसे होल्ड किए हुए था। शाम हो चुका था, रात हो चुका था। वांग जी को लग रहा था जब विंग उठने वाला है उसे अंदर से ऐसे अच्छे से लिटा करके वो बाहर जाकर स्मोक कर रहा था। विंग की जब आंख खुलती है अपने आप को कार पार्किंग में देखकर पहले तो वो शॉक्ड हो गया था, वो डर गया था कि उसका कहीं किडनैप तो नहीं हो गया। फिर वो बाहर आता है तो देखता है वांग जी। विंग आता है और आते ही सीधे वांग जी को एक थप्पड़ खींच कर लगाता और कहता है तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो, हाँ, और क्या करने वाले थे? मैं तो सालियन के घर पे था ना, फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बोलो मुझे। वांग जी जिसका फेस टेढ़ा हो चुका था, उसके फ्लिकर से उसके हाथ में थे और सिगरेट गिर चुका था। वांग जी सीधे विंग का ना गला दबा करके उसके ऊपर पटकने वाला था, लेकिन वो जस्ट इमेजिन कर रहा था। एंड देन कहता है सर आप बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे, फिर मुझे कॉल आया था एंड देन मैं आपको लेके आ गया। मुझे पता नहीं था कि आप ऑफिस जाएंगे या फिर घर, इसलिए मैं पार्किंग में हूँ। आप बोलिए मैं घर छोड़ दूँ या ऑफिस? विंग कहता है ये भोलेपन बनने का नाटक बंद करो, ठीक है ना? एंड हाँ अपने काम से काम रखो। और इतना बोल करके जो विंग था वो वापस जाके बैठ जा रहा है और वांग जी उसे बस घूर कर देख रहा था। वांग जी का लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था कि वो ना हल की तरह कोई कार को उठाकर ना चूर चूर करके फोड़ डालेगा। बट फिलहाल से वो अपने गुस्से को घूट कर पी कर अंदर बैठता है। एंड देन कहता सर घर लेके चलो क्या? विंग कुछ नहीं बोलता और वांग जी चुपचाप से कार को घर की तरफ मोड़ देता है, उसे वी मैनसन छोड़ने के लिए निकल जाता है। घर लाने के बाद वांग जी उसे घर के बाहर छोड़ देता है और विंग बस वांग जी को बिना देखे वहां से चला जाता है। वांग जी जब घर आता है तो अंकल पूछते हैं उससे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। वांग जी कहता है अंकल लिटरली कहूँ तो मैं उसे शादी करना नहीं चाहता हूँ, पर मैंने कहा था कि मैं उसे 1 महीने तक देखने वाला हूँ, तो अभी बस 1 वीक ही हुआ है। और इतना बोलकर वांग जी दांत पीसते हुए अपने कमरे में चला जाता है, सब कुछ फेंक फाक करके, और हंटर लेता है और अपने आप को मारना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वांग जी एक ऐसा शख्स है, एक ऐसी शख्सियत है जिसे आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन उससे बिना अपॉइंटमेंट के कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। पर विंग ने फाइनली उसे एक थप्पड़ लगा दिया था। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो विंग पर निकालना भी नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्यों, पर कहीं ना कहीं वांग जी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुका था। दैट्स व्हाई वो खुद को ही सजा दे रहा था। खुद को खुद से पीट लेने के बाद वो सहाने चला जाता है, वो भी गर्म पानी से, और अपने गुस्से को बस शांत करने की कोशिश करता है। फिर बाहर आकर के मेडिटेशन करता है और बार बार वो सारे सीन्स याद करते ही वांग जी का पारा चढ़ जा रहा था। ना चाहते हुए भी लेट नाइट काम करने के बाद थके होने की वजह से वांग जी सो जाता है।
आज वाली 2-3 दिन फिर से नॉर्मल था क्योंकि विंग बहुत गुस्से में था और वांग जी से सही से बात नहीं कर रहा था और वांग जी को भी समझ में आ गया था कि विंग इस बार सीरियसली बहुत गुस्सा हो गया है, दैट्स वाई उसे थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। तो कहा जाए तो ऐसे करते हुए ना दूसरा वीक भी निकल गया था। मंडे का टाइम था और जो ट्यूसडे का टाइम था और जो विंग था ना एज यूजुअली ऑफिस से निकलने के बाद जब कार में आके बैठता है तो वांग जी उसे कहता है कि सर कहाँ जाना है। विंग कहता है क्लब जाना है, मीटिंग है। तो वांग जी कह देता ओके सर। उसके बाद उसे क्लब ले जाकर छोड़ देता है और कार पार्किंग में वांग जी वहां पे बैठा हुआ था। अब हालांकि उसके पास कोई काम था नहीं और वो अंदर जा नहीं सकता था क्योंकि अगर वो जाता तो शायद से उसके नाम और बैच आईडी से लोग पहचान जाते। दैट्स वाई। तो क्रिस भी वहां आ जाता है, कहता है सर आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना। वांग जी कहता है बोर क्या लग रहा है तुम्हें, ये कैसी लाइफ है मेरी। कहता सर पहला वाला ऑप्शन आपने क्यों नहीं चुना। वांग जी कहता है एक्चुअली में मुझे वो पहले पसंद ही नहीं आया था। तो क्रिस कहता ओ तो अब वो पसंद आ गया है। वांग जी सक पकाते हुए कहता क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ऐसा कब कहा। क्रिस कहता सर क्या आप भी इतना क्यों छुपाना, अगर पसंद है तो है। हाँ माना कि वो थोड़े बिगड़े हुए नवाबजादे हैं बट सर मैंने तो वो बताया था ना एक गाय और एक बैल, तो आप गाय को बांध दीजिए ना। भंग जी उसे घूर कर देखता रह कहता है एग्जाम्पल भी देता है, इतना फटा हुआ देता है ये। फिर वो कहता है अगर तुम अपना सर नहीं फुरवाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से, वरना पनीर में ना सॉरी दूध में ना नींबू डाल के पनीर बना दूंगा तुम्हें मैं। क्रिस कहता है सर मैं तो आपकी कंपनी बनने आया था, आप तो इरिटेट हो रहे हो। ये रहा खाना, मैं जा रहा हूँ। वांग जी भी रात हो गया था एज यूजली हमारे लायंस जो कि 7 बजे खा लेते थे वो भी 7:30 हो रहा था। तो चुपचाप से वो खाना वाना खा करके फिर से वो बैठा हुआ था। तभी देखता है कि विंग सालियन के साथ ना बाहर निकल रहा है। वो सबको बाय बाय करता हुआ सालियन के साथ आ रहा होता है। वांग जी का पारा फिर से चढ़ गया था एंड देन कहता है ये और ये एक दूसरे के साथ ना च्युइंगम की तरह चिपके हुए हैं, मुझे लगता है कि दोनों को ना काटना पड़ेगा। फिर वो गेट ओपन करता है अच्छे बच्चे की तरह और उसमें विंग और सालियन दोनों बैठ जाते हैं। दोनों ने हल्का हल्का ड्रिंक किया हुआ था। विंग तो भंगजी को देखते ही मुंह बना लेता है एंड देन वो शांत हो जाता है और कहता है एफएम चला देने के लिए। भंगजी भी गाना ऑन कर देता है और कार मोड़ देता है वी मैंसन की तरफ जहाँ पे सालियन कहता है हे थोड़ा सा साउंड और बढ़ाओ और विंडो खोल दो, एसी बंद कर दो। तो विंग कहता है नहीं एसी रहने दो, उसके बावजूद भी विंडो खोल दे। भंगजी उसकी बात सुन करके दोनों काम कर देता है जहाँ पे सालियन हाथ बाहर निकालते हुए मस्ती कर रहा था और कहता है कार को थोड़ा फास्ट चलाओ ना, देखो इस वाले वे में ना इस लेन में ना ट्रैफिक खाली है, इसमें लगा लो। वांग जी सेम ऐसे ही करता है, कार को थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो सालियन कहता है हे क्या तुम हमेशा बोरिंग बनते रहते हो, हमने कहा कि कार को फास्ट करो ना ताकि हमें मजा आए, क्या तुम बोरिंग बोरिंग चला रहे हो, हटो नहीं तो मैं चलाता हूँ। वांग जी पहले विंग को देखता है एंड सालियन को देखते हुए कहता है मजे करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जान को खतरे में डाल ले, हम इस स्पीड से भी घर जा सकते हैं। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है तुम क्या पूरी लाइफ बोरिंग रहने वाले हो। हाँ सच में तुम जैसे ना गटर के कीड़े ना गटर से निकलते और उधर ही मर जाते हैं। इतना सुनना हुआ था तो वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था कि विंग का पॉइंट ऑफ व्यू मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली वालों के लिए कितना बुरा है। एंड देन वो कहता है हाँ सही कहा, अगर हम लोग ना हो तो आप लोग कभी भी अपने काम कर नहीं सकते क्योंकि मिडिल क्लास वाले ही हैं जो बेस बनाते हैं अपर क्लास वाले और हाई क्लास वालों को। अगर वो ना हो तो छोटे छोटे काम तो हमारे हाई क्लास प्रोफाइल के लोग तो कर ही नहीं सकते। घर में खाना बनाने से लेकर के झाड़ू पोछा करने तक हो जाए या किसी फैक्ट्री में पोछा झाड़ू करने के लिए हो जाए या हर चीज़ को अच्छे से कवर करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए सारे के सारे मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली वाले ही हैं। एक पूरा का पूरा बेस जो होता है वो देश का वो मिडिल क्लास और लेयर क्लास और वो गटर के कीड़े ही करते हैं, ना कि हाई प्रोफाइल के हाई सोसाइटी के लड़के और लड़कियां। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग को आत्मग्लानि फील हो रही थी क्योंकि उसने कुछ करवे करवे में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। अब जो कि शब्द निकल गए थे तो वापस नहीं आ सकते थे, दैट्स वाई वो धीरे से कहता है मुझे माफ कर दीजिए। वांग जी उसे देखता है देन कहता है कोई बात नहीं सर। इतना बोलकर वांग जी कार चलाता है जहाँ पे सालियान विंग से कहता है विंग हे यहाँ आओ, और इसे बोलकर उसके खींचता है देन कहता है हम दोनों फ्रेंड हैं पर मैं कुछ और चाहता हूँ। इतना बोलकर विंग कहता है हाँ क्या। अब यहाँ पे जो सालियन और विंग है ओनली फ्रेंड है पर सालियन विंग को ट्रिकी वे में उसके करीब जाने की कोशिश करता है जो कि वांग जी को समझ में आ रहा था। एंड देन वो कार को ऐसे टर्न लेता है कि वो फिर से एक दूसरे के माथे से टक्कर हो जाती है और दोनों आउच कर रहे होते हैं। वांग जी ये देखकर थोड़ा सा राहत लेता है एंड देन कहता है इसे इसे दूर करना होगा और ये बोलते हुए
फिलहाल से विंग को और सालियन को वहाँ छोड़ देता है, जहाँ पे आने के बाद वो दोनों अंदर चले जाते हैं और वांगजी की बेचैनी बढ़ जाती है। वांगजी अभी भी स्टिल कार में ही था जब ड्राइवर दूसरा जो था वो जाकर मिस्टर वी को बताते हैं कि एक ड्राइवर बाहर ही रह गया है। वो समझ गए होंगे कि वांगजी होगा। मिस्टर वी बाहर आते हैं तो वांगजी भी बाहर आकर के उसे ग्रीट करता और कहता है वो उसका दोस्त कैसे बना। मिस्टर वी कहते हैं हालांकि सच कहूँ तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, पर हाँ, विंग को पढ़ने के लिए जब भेजा था तो ये उसका फ्रेंड बन गया, पता नहीं कैसे, पर अब हम क्या ही कर सकते हैं। वांगजी कहता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं तुम उसके होने वाले फ्यूचर हस्बैंड हो, आफ्टर ऑल तुम्हें जो करना है कर सकते हो, है ना? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बाबा। ये बोलकर वो चले जाते हैं तो मुझे कहता है अंकल क्या मैं एक बार देख के आऊँ उसे?" तो वो कहते हैं चलो। इतना बोलकर उसे अंदर लेके आते हैं एंड देन वो कहता है ऊपर जाओ पहले देखो वो सब ठीक है या नहीं। फिर विंग के कमरे के पास आकर थोड़ा सा डोर ओपन करता है जहाँ पे सालियन लेटा हुआ था और विंग भी ऐसे लेटा हुआ था, आरे टेढ़े लेटे हुए थे, जहाँ पे सालियन और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। 5 मिनट तक तो वांगजी को कुछ भी नहीं दिखता है। देन कहता है शायद सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद वांगजी वहां से नीचे आता है, देन अपने अपार्टमेंट के लिए चला जाता है। पर वांगजी के दिमाग में अभी भी चल रहा था कि थोड़ा देर पहले सालियन जो करने की कोशिश कर रहा था वो क्या था, क्या वो। फिर वो कुछ ज्यादा माइंड नहीं करता है, देन अपने अपार्टमेंट आ जाता है 1 BHK एंड देन आकर के लेटा हुआ था और वो कहता है बस 1 वीक और उसके बाद सब खत्म। इतना बोल करके और वो वहां से हम कह सकते हैं कि सो जाता है आराम से। अगले दिन जो हमारा विंग था ना वो उठता है एज यूजुअली और देखता है कि सालियन उसके बगल में लेटा हुआ था। विंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देन वो सालियन से कहता है सालियन ये क्या है, हम फ्रेंड है ना, तुम मेरे साथ ऐसे हक करके कैसे सो सकते हो? तो सालियन कहता है हाँ तुमने कहा कि हम फ्रेंड है तो ऐसे सो सकते हैं। विंग कहता है नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे टची होकर सो, प्लीज नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। और इतना बोलकर वो फ्रेश होता है, नहाने चला जाता है। उसके बाद विंग के साथ ही सालियन ऑफिस भी आ जाता है। हालांकि उसकी मॉम को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि सालियन उसके साथ काम करना चाहता है और विंग उसे काम देगा। आई मीन कि वो अपने साथ इंटर्न पे रखेगा। वो दोनों वापस से कार में जब आगे बैठते हैं तो वांगजी कहता है ये इन्हें अपार्टमेंट छोड़ना है सर। विंग कहता है ये हमारे साथ ऑफिस जाएगा और आज से ये ऑफिस में काम करने वाला है। ये सुनकर वांगजी का फिर से मुंह बन गया था, दांत पीसते हुए सालियन को देख रहा था। अंदर कहता है चले तो हम। फिर वो दोनों बातें करते हुए आ रहा था। अब ना मतलब सैटरडे तक तो सब कुछ सही लग रहा था। संडे के दिन जैसे ही वो लोग क्लब जाने वाले होते हैं तो विंग और वांगजी और सालियन तीनों बैठे हुए थे। वांगजी उसे क्लब लाकर छोड़ देता है और वो लोग अंदर भी चले जाते हैं। वांगजी ना देखता है कि 15 से 20 मिनट हो गए हैं पर ये लोग अभी बाहर नहीं आ रहे हैं। अब वांगजी तब भी लाइक क्यूरियोसिटी किल द कैट। तो वांगजी ना चाहते हुए भी कहता है क्रिस अपना आईडी बैच दिखाओ और मुझे अंदर लेकर जाओ। क्रिस कहता है ओके बॉस। और वांगजी के साथ उसकी पूरी टीम हमेशा ना कोई उसके साथ आसपास रहती ही रहती थी उसकी मदद करने के लिए। तो फिर वांगजी अंदर आता है और हर कमरे में उसे झांकना स्टार्ट करता है। फिर उसे पता चलता है कि विंग जो कि टल्ली होकर के 3-4 लोगों के बीच बैठा हुआ है, देन उन लोगों से बातें भी कर रहा है और उन लोगों के साथ मस्ती भी कर रहा है। वही सालियन विंग का पर्स निकाल करके उसके पॉकेट से और पैसे निकालता है, कार्ड निकालता है, देन वापस से उसके अंदर रख देता है एंड देन वो कार्ड देता है वेटर को जिससे कि ड्रिंक ऑर्डर करा जा सके। ये देखकर वांगजी का तो दिमाग घूम गया। मतलब साफ था कि सालियन का इरादा है ओनली फॉर विंग को लूटना और कुछ भी नहीं। वांगजी अंदर आता है, उस वेटर से कार्ड छीनता है और छीनने के बाद वो विंग को खींचते हुए कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता ये तुम्हारे पर्स से कार्ड निकाल रहा था? हाँ। तभी सालियन कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? तभी वो कहता है अभी बताता हूँ। इतना बोलकर कहता है देखो तुम्हारे पर्स में पैसे नहीं है और इसे देखो, ये सारे पैसे इसने अभी जस्ट डाले। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ तुम्हें। विंग कहता है छोड़ो मुझे, वो मेरा दोस्त है, वो मेरे पैसे ले सकता है। वांगजी कहता है तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे बताओगे? तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें लूटना चाहता है? तुम्हें उसके इरादे गलत दिखाई नहीं दे रहे हैं? अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ऐसा कर दिया तो? विंग कहता है बकवास बंद करो और छोड़ो मुझे। इतना बोल करके और वो वापस से जाके बैठ जाता है। यहाँ पे वांगजी को बहुत गुस्सा तो आ रहा था पर वो अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता था। दैट्स व्हाई वो बाहर जाके फिर से 2-4 घूंसा धर देता है दीवार पे, नहीं मेरा गुस्सा निकाल दो तुम। फिर वो दांत पीसते हुए बाहर आ जाता है। आधा पौन घंटा के बाद दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर आते हैं जहाँ पे वांगजी सालियन से विंग को अलग करता है और विंग को फिर लाकर वो आराम से उसे बिठा देता है। सालियन भी उसके साथ बैठ जाता है। वांगजी कहता है दूरी बना के बैठो वरना मुझसे बुरा अभी कोई नहीं होगा। सालियन बेचारा डर गया था। पहले वांगजी सालियन को छोड़ता है फिर विंग को लेकर के अपने अपार्टमेंट आ जाता है।
क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। 1 बीएचके का रूम था वांग जी का और वो अच्छा मतलब रूम काफ़ी अच्छा डेकोर करके रखा हुआ था। वांग जी विंग को लेकर के अपने बेड पे लिटा देता है, उसके शूज़ उतार देता है, कपड़े नहीं उतारता, वैसे ही छोड़ देता है एंड देन वो नीचे बैठ करके सो जाता है। अब अगले दिन सुबह विंग की जब नींद खुलती है, उसकी नींद काफ़ी अच्छी आई थी, ड्रिंकन हालत में था फिर भी, हैंगओवर होने की वजह से सर पकड़ के बैठा हुआ था। विंग जब देखता है कि वो कहीं और है, तभी एक शख्स उसके सामने में हैंगओवर सूप लाकर रख दिया हुआ था, जिसे देखकर विंग उसे देखता है और कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा इस छोटे से जगह पे? वांग जी कहता है, ये मेरा घर है। कल रात को आपको क्लब से बाहर निकलते निकलते रात के 11:30 हो चुके थे और इतनी रात को मैं आपको घर छोड़कर मैं पैदल नहीं जा सकता था। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ ले आया। विंग तो पहले अपने कपड़े देखता है, देन उतरते ही बॉल फेंक देता है और वांग जी को धक्का देते हुए कहता है, यू डर्टी फेलो, तुम क्या करने वाले थे हाँ मेरे साथ में, बताओ मुझे। तुम्हारा इरादा ऐसा वैसा तो नहीं है ना? तुमने मुझे नशे की दवाई देकर कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया ना? फ़ोन दिखाओ मुझे, तुम्हारा फ़ोन चेक करना है। भांजी कहता है, हे वेट अ मिनट, क्या बकवास कर रहे हो? टिंग कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ। कल रात को नशे में होने का तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और तुम मुझे ब्लैकमेल करने वाले हो, है ना? बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए और फ़ोन दो मुझे अपना। भांजी कहता है, डिस्गस्टिंग, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने नीचे जा सकते हो विंग। विंग कहता है, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, बकवास करना बंद करो। भांजी कहता है, सबसे पहली बात ये कि मैंने तुम्हें सालियन से आगाह किया, तुम्हें यकीन नहीं हुआ। कल रात को तुम्हें सेफली यहाँ लेके आया, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है और तुम्हें लग रहा है मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ, तो कह दो तुम्हें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लिंग कहता है, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए चुपचाप से मुझे बताओ कि और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है दो। वांग जी जो कि उसे देखता है, देन गुस्से के मारे अपना फ़ोन निकालता है, ऑन करके दे देता है। वांग जी का फ़ोन लेने के बाद भी पूरा चेक करता है, पर उस फ़ोन में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फिर वांग जी को जब नहीं मिलता है फ़ोन में उसे, तो विंग को थोड़ा सा रिग्रेट होता है, क्योंकि अभी उसने वांग जी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, मतलब लांछन लगा दिया एक तरह से बोल सकते हैं हम। वांग जी कहता है, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं। और हाँ, एक बात बता दो, गरीब लोग गरीब होते जरूर हैं, पर उनकी नेचर में ऐसा कोई घटियापन नहीं होता है। और रही बात आपकी, तो ये रहा आपकी कार के कीज, अपनी कार के कीज लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं आपकी नौकरी को लात मारता हूँ। और वांग जी पूरा डिसाइड कर चुका था कि अब वो विंग से कोई भी राब्ता नहीं रखेगा। विंग जो कि बहुत ज्यादा ऐसे तिलमिला गया था और कहता है, हाँ तो तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है? क्या समझते हो अपने आप को तुम? हाँ कहीं के बड़े चीज मार खाना आए हो, दूर रहो मुझसे भी। इतना बोलकर वो गुस्से में नीचे आ जाता है। अब वही बात, विंग को कार चलाने आती नहीं थी, पर फिर भी उस कार को वो लॉक कर देता है एंड देन सीधे वहां से निकलता है, टैक्सी लेता है एंड देन घर आता है। घर आते ही गुस्से के मारे ऐसे ना पिल्लो कवर सब फाड़ वाड़ के फेंक रहा होता है, तो उसकी मोम आती कहती है, क्या हुआ बाबा? पर विंग बहुत गुस्से वाला था, दैट्स व्हाई वो कांच तोड़ देता है। डाइनिंग एरिया पे उसकी मोम ने जो भी लगाया हुआ था वो सब उठा उठा के फेंक रहा होता है और कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? माँ पा आपने उसे मेरे लिए क्यों रखा है? मैं उसे उसे निकाल सकता हूँ, हाँ मैं उसे निकाल सकता हूँ, आफ्टर ऑल मैं उसका मालिक हूँ और वो मुझे समझता क्या है? मैं उसे जान से मार दूंगा, मिल जाए मुझे वो, मैं उसे मार दूंगा। वहां तो कुछ नहीं बोला था, घर आके विंग अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा था। उसके डैड आते ही कहते, ये सब क्या है विंग? विंग कहता है, पा कल रात को वो मुझे अपना घर ले गया था, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे इतने छोटे से घर में लेके गया जहाँ पे उसके डैड कहते, ओह मुझे तो लगा था वो मैंसन लेके जाएगा। एंड देन कहता है, तो क्या हो गया? क्या क्या उसका घर अच्छा नहीं था या फिर उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया? विंग कहता है, पा हम इतने बड़े हाई प्रोफाइल के लोग हैं और हम एक 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 ड्राइवर के घर कैसे जा सकते हैं? उस पे डैड कहते, विंग बोलो मत, हमारे घर में काम करने वाले भी ड्राइवर, वेटर, माली, कुक, सर्वेंट्स बहुत है और तुम इस तरह से डिसरिस्पेक्ट के साथ में किसी से बात नहीं कर सकते। सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं और सबका एक अधिकार है, सब अपने कर्मों से बड़ा और छोटा बनते हैं। विंग तुम बड़ा होकर भी छोटे बन रहे हो। विंग कहता है, पा हम उन्हें पैसे देते हैं सर्विस चार्ज करने के लिए, ना कि उनके घर जाकर रहने के लिए। हर दूसरी बात, उसके डर्टी बेड पे मैं सोया था, फिर डर्टी हाथों से उसने मुझे सूप दिया था, मैं उसके घर के खाना कैसे खा सकता हूँ? उसके डैड कहते हैं, वाह विंग तुमने बस एक चार दीवारी और बेड से ये अंदाजा लगा लिया कि वो डर्टी हो सकता है। क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था कि लुक्स वाइज, घर वाइज, कपड़े वाइज किसी को जज नहीं करते? विंग कहता, पा मुझे ये सब नहीं सुनना, दैट्स इट। उसके डैड कहते, विंग अगर तुम नहीं माने तो हम तुम्हारी शादी करा देंगे और तुम्हारी शादी लैंड फैमिली में भी। और चिढ़ जाता, कहता, पा मुझे ये शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। और इतना बोल को ऊपर चला जाता है। विंग गुस्से के मारे उस दिन ऑफिस नहीं जाता है, नीचे भी नहीं आता है। अगले दिन भी सेम हाल था। रात हो रही थी, विंग को भूख लग रहा था और उसकी मॉम को पता है कि विंग गुस्से में है तो खाना नहीं खाएगा।
दैट्स वाई वो अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रहे थे कि हम विंग का क्या करें। उसके हस्बैंड कहते हैं छोड़ दो, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तो वो खुद ही नीचे आके खाना खा लेगा। वैसे भी इस बार उसने हद पार कर दी है। इतना बोलकर उसके डैड भी उसे छोड़ देते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी गुस्से में घर आता है। सॉरी, उसके जाने के बाद, विंग के जाने के बाद वांग जी दांत पीसते हुए पूरी चीजों को देखता है, नोचना स्टार्ट करता है, क्योंकि वांग जी को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई लिटरली आज उसकी बेइज्जती कर दिया था विंग ने फिर से। सब कुछ तोड़ फोड़ कर लेने के बाद वो क्रिस को कहता है ये सारा सेटअप, ये सब कुछ क्लियर करो और हाँ अल्टीमेटम बनाओ, हम उसके घर फॉरम भेजने वाले हैं। ये सुनकर क्रिस कहता है सर, कहता है पेनल्टी चार्ज 3 मिलियन युवान। इतना बोल करके वो कॉल कट कर देता है, वापस से अपने रॉयल अवतार में आता है, देन ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब उस दिन तो कुछ पता नहीं चलता है, पर अगले दिन अंकल को, सीचन को, सबको पता चल गया था कि वांग जी ने अल्टीमेटम बनवाया है और शादी कैंसिल करने के लिए उन्हें 300 युवान देने पड़ेंगे, मिलियन युवान। जिसे सुनकर अंकल बेहोशी हो गए थे, कहते हैं वांग जी को बुलाओ, वांग जी को बुलाओ। दोपहर का टाइम था और वांग जी अंकल के सामने में थे, जहाँ पे हमारे अंकल के मुंह में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। सीचन और जांगचंग वहीं खड़े थे और वांग जी वहीं खड़ा था। अंकल कर्स करते हुए कहता, बदमाश लड़के, तुम मुझे जान से मार के रहोगे। मैंने सोचा था 1 महीने में उसे समझ लेगा, जान लेगा, शादी हो जाएगी, पर देखो मुझे बेड पर लाके पटक दिया और वी कांगसे को 300 मिलियन युवान का अल्टीमेटम पकड़ा के आए हो। शादी तोड़ने की खुशी में बेवकूफ लड़के दहेज में दिया जाता है ना कि मांगा जाता है। वांग जी कहता है एक तो उसने मेरी बेइज्जती करी, दूसरी उसने गरीबी की वजह से करी, तीसरी वो डिसरेस्पेक्टफुल से बात करता, चौथी अपनी गलती नहीं मानता है, पांचवी वो बहुत बदतमीज और बेहुदा किस्म का इंसान है, छठा ये कि वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है और ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता हूँ। अंकल आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर वांग जी सीधे तिल मिलाता हुआ चला जाता है। अंकल बिलक, वांग जी, वांग जी, वांग जी। उसकी सांसें उखड़ रही थी, पर वांग जी गुस्से के मारे वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद सीचन और जियांगजिंग कहते अब हम क्या करें। सीचन और जियांगजिंग सबको पता है कि वांग जी ने अगर फैसला कर लिया है मतलब साफ है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद वो कहते हैं अंकल शांत रहिए, अभी छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, क्या पता डेस्टिनी में कुछ और लिखा। उसके अंकल कहते हैं अब क्या लिखा होगा, अब क्या सोच रहा होगा वीकांग से। वहीं वीकांग को वो लेटर मिल चुका था जिसमें वांग जी ने अल्टीमेटम भेज दिया हुआ था और वो सर पकड़ के बैठ गए थे। कहते हैं ये देखो कांगसे सर, हमारे बेटे की कारनामे 3 मिलियन युवान हम कहाँ से देंगे। हाँ हमारी कुल बजट ही है 240 मिलियन युवान की और यहाँ पे इतने सारे हैं। तुम्हारे बेटे ने जो किया है उसका तो हम क्या ही कर सकते हैं। इतना सुनना हुआ ही था। तो कहता है क्यों ना हम विंग को बता दें। कहता क्या बताओगे। हाँ जिसका ड्राइवर होने वाला उसका हस्बैंड था, एक तो वैसे उसकी बेइज्जती करके आ चुका है और ऊपर से ये बताने के बाद पता नहीं वो क्या ही ओवर रिएक्ट करेगा। छोड़ दो, कोई ना कोई उपाय तो मिल जाएगा, हमें फिलहाल से इसमें 15 दिन का टाइम मिला है, हम देखते हैं। इतना बोल बेचारे वो भी चले गए थे सर दर्द लेकर के, क्योंकि उसके बेटे ने लिटरली बहुत बड़ी मुसीबत बुला ली थी। अब ऐसे करते हुए ना 1 वीक और निकल जाता है और विंग 4 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था, तो उसे पता नहीं था कि वांग जी नहीं आ रहा है। 5वें दिन जब बाहर आता है तो उसका पुराना ड्राइवर आ चुका था, जिसे देखकर विंग कहता है वो कहाँ है। वो कहता सर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। विंग को लग रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है, दैट्स वाई वो कहता है तुम मुझे उसके अपार्टमेंट लेके चलो। तो फिर वो ड्राइवर उसके अपार्टमेंट लेके आता है, तो क्रिस से बोल करके वांग जी ने ऑलरेडी पूरा घर खाली करा दिया था, तो वो अपार्टमेंट खाली था, वहां कोई नहीं था। विंग कहता है अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं। उफ, मैंने लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा बोल दिया। जब वो कॉल करता है तो वांग जी ने उस नंबर को देख करके अवॉइड करता है, फोन को ऐसे पलट के रख देता है, फिर वो अपना मीटिंग करने में लगा हुआ था। तो विंग ना उस दिन ना 2-3 बार कॉल करता है उसे, पर वांग जी कॉल पिक नहीं करता है। अब ऐसे करते हुए विंग ना मतलब 3-4 दिनों से थोड़ा सा उसे बुरा लग रहा था, उसे गिल्टी फील हो रहा था कि उसने कुछ ज्यादा ही उसे सुना दिया है। और उसके डैड की बात सुनने के बाद भी उसे बहुत बुरा लग रहा था कि डैड भी उसे ही सुना रहे थे, दैट्स वाई। तो वो वांग जी को ढूंढ रहा था, इवन उसे तो वांग जी का नाम तक नहीं पता था कि उसका नाम क्या है। तो 5वें दिन एज यूजुअली वो काम करके जब निकल रहा होता है तो सालियन उसके पास आता कहता है विंग। विंग कहता है सालियन आई एम सो सॉरी, मुझे लगा नहीं था कि तुम इस तरह से फ्रॉड करोगे मेरे साथ। सच में क्या तुम मेरे पैसे निकाल रहे थे। हाँ क्या उस ड्राइवर ने जो कहा वो सच था। सालियन उसे कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है, पर विंग के पास उसके साथ पास सबूत थे। उसने सीसीटीवी कैमरा मंगवाया हुआ था एंड देन चेक किया था, जिसमें सच में सालियन ने उसके पर्स से ना बहुत सारे पैसे निकाले हुए थे। दैट्स व्हाई वो कहता सालियन हमारी दोस्ती यहीं पे खत्म होती है, आई एम सो सॉरी। इतना बोल करके वो सालियन को वहीं छोड़कर चला आता है।
सालन उसे जाते हुए देखता और कहता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सोने के अंडा देने वाले मुर्गे को मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? इतना बोलकर सालिन वहां से चला तो गया था, पर उसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। वहीं दूसरी तरफ विंग जब घर के लिए आ रहा होता है, अचानक से उसके घर के सामने एक वैन था, घर के पास ही, जो कि आता है और विंग का किडनैप कर लेता है और उसे वहां से लेके चला जाता है। विंग को बांध के रखा हुआ था और जब विंग को होश आता है तो लोग वहां पे बैठे हुए थे, कहते हैं इस पेपर पे साइन करो। विंग कहता है ये क्या है? कहता है देखो, हम तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, इसे चुपचाप से इस पे साइन करो ताकि तुम्हारे पापा हमें पैसे दे सके, क्योंकि हमें तुम्हें उठाने के ऑर्डर्स मिले हैं और अगर ऐसा होता है तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाएगा और तुम भी सेफ रहोगे, वरना तुम तो जानते हो आजकल क्या क्या होता है। विंग काफी डर गया था और कहता है पर मुझे किडनैप क्यों किया है? तो कहता है अब ये तो तुम्हारे पापा जानेंगे, क्योंकि तुम्हारे पापा के इतने सारे राइवल्स है कि क्या ही बोल सकते हैं। कितना सुनना हुआ था। तो विंग कहता है तो क्या मैं मरने वाला हूँ? गुंडा लोग था ना, वो सब ना दांत फाड़ के हंस रहा होता, कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम पक्का मरने वाले हो। इतना सुनना हुआ था। तो विंग कहता है आप प्लीज मेरे साथ कुछ गलत मत करना। इतना बोलकर वो उसे साइन करने के लिए मजबूर करता है, तो विंग साइन नहीं कर रहा था। तभी पीछे से वॉइस आती है, हाँ इसे मेरे हवाले छोड़ दो। सालन के साथ में दो तीन और लोग थे जो कि सच में विंग के पापा के दुश्मन थे। आई मीन कि जो विंग के पापा का जो काम था ना, वो पैसे लेना और देने वाला था, मतलब वो इन्वेस्टर थे, जिस वजह से उनके पैसे जब कलेक्ट नहीं होते थे तो वो अपने लोगों को भेजते थे कलेक्टिंग के लिए। तो होता है ना कि कोई देता है कोई नहीं देता, तो कोई कितने खुन्नस खा जाते हैं ना, तो इन्हीं में से कुछ लोग थे जो कि विंग को उठाकर लाए हुए थे। और जो उसके पापा थे वो कितने सारे कंपनी में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग उसमें पैसे लगाते थे, जिस वजह से आए दिन ये सारे पंगे होते रहते थे। पर नहीं सोचा था कि सालियन उन लोगों के साथ मिल करके ये ट्रेड कर देगा। और उसमें से जो दूसरा बंदा था वो विंग उससे पहले भी मिल चुका था सालियन के घर पे। तो सालियन और उसको देखते हुए कहता है तुम दोनों, और उसके साथ 4-5 बंदे और थे। अब वहां पे टोटल ना 10 से 12 बंदे हो गए थे। वो सब वहां आता है, देन वो गुंडों को बोलता है कि जाओ जाकर बाहर पहरा दो। सबके चले जाने के बाद सालियन उसके पास आते हुए कहता है बेबी। विंग कहता है हाथ मत लगाओ मुझे, डोंट टच मी। इतना सुनना हुआ था तो कहता है वी आर फ्रेंड्स ना। ऐसे मैं तुम्हें किसी और तरीके से अप्रोच करना चाहता था ताकि तुम लाइफ टाइम के लिए मेरे सोने के अंडा देने वाले मुर्गी बन जाओ, पर तुम तो बहुत स्मार्ट निकले। खैर छोड़ो, अब तुम सारे के सारे पैसे जो तुम्हारे पास है वो और तुम्हारे पापा के अकाउंट में है वो सब ट्रांसफर करो। तुम्हें तो पता होगा ना। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं अपने पापा का पैसा तुम्हें क्यों दूं? कहता है आइस, एक्चुअली में एक तो मेरा दोस्त है जो कि तुम्हारे पापा के ऊपर पैसे बचे हुए हैं, तो बोलेगा तो वो तुम्हारे पापा को रिटर्न कर देगा, तो वो पैसे तो चले जाएंगे। बट अमेरिका में जब हम दोनों वहां पे रहते थे और हम दोनों साथ में रहते थे, हैंग आउट करते थे, तो मैंने भी तो तुम्हारे ऊपर खर्च किए ना। रिंग हंसते हुए कहता है तुमने खर्च किए? वो चिल्लर, हाँ, उससे ज्यादा तो मेरे खर्च हुए। कहता है अरे कोई नहीं, पैसे तो पैसा होता है ना, पैसे तो सब प्यार करते हैं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो प्लीज साइन कर दो ना बेबी, प्लीज। विंग कहता है सच में मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसा कर सकते हो। वो कहता है यकीन तो मुझे भी नहीं होता, पर पैसा ऐसी चीज है ना कि क्या ही कर सकते हैं हम। इतना बोलकर सब खिलखिला के हंस रहे थे। विंग कहता है तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर उसे जब मारने की कोशिश करता है तो सालिन एक हाथ मारता है, मतलब थप्पड़ लगाता है। विंग बेहोश और कहता है हाँ बेहोश हो गया, अब इसे होश में आने दो। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रात का ऑलमोस्ट ना 8 बजे का टाइम था। विंग की जब नींद खुलती है, अभी वहां पे कोई नहीं था। विंग ने बहुत उछल कूद मचाता है, मतलब ऐसे ना, ऐसे रगड़ रगड़ के ना अपने हाथ को एक को खाली करता है एंड जैसे तैसे करके हाथ खोलता है। वो खाली करने के बाद फोन निकालता है एंड देन पहला नंबर वंग जी का ही था, क्योंकि वो कई बार उसे ट्राई कर चुका था। उसे कॉल करता है। पहले तो वंग जी फर्स्ट कॉल को अवॉइड करता है, फिर सेकंड टाइम पे वो कॉल उठाते हुए कहता है हेलो। विंग डरते हुए कहता है प्लीज मुझे बचा लो, ये इन लोगों ने मुझे किडनैप करके रखा हुआ है और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। वांग जी पैनिक होते हुए कहता है आई कहाँ हो तुम? हाँ। विंग कहता मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है लोकेशन शेयर करो। विंग कहता हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ। और फिर इतना बोलकर फोन कट कर लोकेशन ऑन करते हुए फोन को पॉकेट में डाल लेता है, देन जैसे था वैसे बेहोश हो जाता है। तभी सालियन आते हुए कहता है अरे यार ये तो होश में नहीं है, पानी लाओ। इतना बोलकर विंग के मुंह पे डालता है। विंग हाँ करके उठ जाता है, देन कहता है सालियन तुम सच में बहुत बुरे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम तो दोस्त थे ना। सालिन कहता देखो आई, हम अभी भी दोस्त हैं, ओके ना। इतना बोलकर उसके पास जाकर जैसे छूने को होता है, वंग जाते कहता ठहरो। उसे देखते कहता फिर से तुम आ गए? ऐसे मिस्टर ड्राइवर मुझे बताओगे
क्या बुलाऊं मैं तुम्हें? हीरो ड्राइवर, हाँ, या फिर विलन ड्राइवर, या फिर इंस्टेंट ड्राइवर, या फिर दूसरे की लाइफ में दखल देने वाला ड्राइवर, या डर्टी फैलो? रंग जी कहता है इंस्टा मिलेनियर ड्राइवर। सब पागलों की तरह हंसने लगा फिर कहते हैं क्या लाइन मारा है। हाँ, खैर कोई बात नहीं, इंस्टा मिलेनियर ड्राइवर, यहाँ आओ, इसके बदले में इस पेपर पे साइन करो एंड देन। मंग जी कहता है साइन माय फुट। इतना बोलकर आता है। मंग जी को सच में ताइक्वांडो और ये सब आता था। सबको ना एक एक करके पकड़ के पीट देता है। मंग जी का हाथ खोलता रहता है रन, ऐसे बी लाइक फा, एंड देन दोनों भागते हैं। वो लोग कहते हैं पकड़ो इसे। पर मंग जी सबको ना मार पीट के, मतलब ज्यादा नहीं मार रहा था, बेहोश भी नहीं कर, ऐसे होता ना मारो तो थोड़ा सा धक्का मुक्की और गिर जाते हैं, चोट लग जाते हैं, तो ऐसे करते हुए कहता विंग बैठो कार में। और वांग जी अपनी कार लेके आया था, उसमें विंग को पैसेंजर सीट पे बैठाता है, खुद वहाँ बैठता है, कार भगाता है। वांग जी लिटरली विंग को ऐसे सबक सिखाने के चक्कर में वांग जी ने बहुत सारे मूव सीख लिए थे, तो कार को ऐसे घुमाता है कि सारे लोग जो थे ना वो पीछे गिर जाते हैं। एंड वांग जी विंग को लेकर के वहां से भाग जाता है। जब वो लोग वहां से सेफली निकल जाते हैं, जहाँ पे विंग को थप्पड़ मारने पे लिप से कॉर्नर से ऐसे ना ब्लड आने स्टार्ट हो गए थे, तो विंग ना पहली बार वांग जी के चेहरे को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था विंग को। अब जाकर के विंग को समझ में आया कि वांग जी एक नॉर्मल ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं है। इतना हैंडसम, इतना सावन फेस, इतना चमकता हुआ पर्सनालिटी किसी का हो सकता है क्या? ऐसे ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं। विंग धीरे से कहता है आपने मेरी जान बचाई। क्यों ड्राइवर जी? वांग जी तो पहले उसे देखता है, देन कार का ब्रेक लगाते हुए कहता है क्या कहा तुमने? पहली बार विंग की आंखों में वांग जी के लिए इज्जत था, जिसे देखते हुए विंग रोने लगता और कहता है आई एम सो सॉरी, उस दिन के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मुझे मुझे ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैं बस गुस्से में था कि मुझे लगा आपने मेरा मेरा फायदा तो नहीं उठाया, पर कितना गलत था। इतना बोल विंग अपने आप को ही 2-3 थप्पड़ लगाते हुए कहता है मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, साहिल पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। उसने उसने देखिए मेरे साथ क्या करने की कोशिश की, अगर कुछ अनहोनी हो जाता तो। वांग जी विंग को ना ऐसे ना अपने सीने पे ले लेता और कहता है रोना बंद करो, कुछ नहीं होता। ये तो तुमने अच्छा किया कि तुमने कॉल कर दिया, वरना सच में कुछ बुरा हो जाता। आई पहले चलो हॉस्पिटल चलते हैं। कहता है वो लोग हमारे पीछे तो नहीं आएंगे ना? वांग जी कहता है नहीं आएंगे, चलो। तब तक इधर क्रिस भी सबको पकड़ के जेल में डलवा चुका था, क्योंकि वांग जी अकेले अंदर गया था, बाकी ये लोग बाहर वेट कर रहे थे भाई हमारे हीरो की एंट्री हो जाए, फिर हम जो बैकग्राउंड सिंगर डांसर एक्टर होते हैं उनकी एंट्री तो होनी ही होनी है। तो वांग जी विंग को लेकर वहां से निकलता और ये लोग उन लोगों को पकड़ के पुलिस को ऐसे दे देते हैं। तो सब पुलिस स्टेशन जा चुके थे। फिर वांग जी विंग को हॉस्पिटल लाता है, जो लिप से खून बह रहा था उसका वो बैंडेज करवाता है, और फिर उसे घर लेकर आता है, जहाँ पे विंग मॉम के गले लगते हुए रोने लगा था फूट फूट करके, जहाँ पे वांग जी उसके पापा को सांत्वना देते आंखों से कि वो ठीक है, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर जब वो जा रहा था तो विंग ना कहता है ठहरिए, और उसके सामने ना विंग ना घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो प्लीज इंस्टा मिलेनियर ड्राइवर। तो उसकी मॉम डैड सब हंसने लगे थे और वांग जी भी शॉक हो गया था, क्योंकि विंग ने सुना था क्या। फिर वांग जी कहता है किस लिए? विंग कहता है उस दिन की बदतमीजी से बात करने के लिए, और 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 आपको गलत समझने के लिए। मुझे पता चल चुका है कि कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, सब अपने कर्मों से बड़ा और छोटा बनते हैं, और अगर उन्हें अच्छी लाइफ मिली है तो उन्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आई एम सो सॉरी, प्लीज आई एम सो सॉरी। ऐसा बोलकर विंग ना फूट फूट कर रोने लगा था। तो वांग जी उसका मन कर रहा था कि वो अपने लिटिल लिटिल हस्बैंड को उठाए गले लगाए, पर वो फिलहाल से नहीं कर सकता था। एंड कहता है ठीक है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। विंग के चले जाने के बाद, वांग जी के चले जाने के बाद उसके मॉम डैड उसे उठाते हैं, देन कहते हैं तो फाइनली मेरे बच्चे को थोड़ी सी अकल आ गई। वैसे जब भगवान अकल बांट रहे थे तुम कहाँ थे विंग? विंग कहता है पता नहीं, पर मुझे सच में बहुत डर लग गया था डैड पा। उसके पापा कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, फिर उसको ले जाकर के सुला उला देते हैं। उसके बाद कहते हैं फाइनली देर आए दुरुस्त है, और इतना बोलकर उसके मम्मी पापा खुश हो रहे होते हैं। चलो विंग को थोड़ी सी तो अक्ल आई। विंग
अपने कमरे में आने के बाद वो बहुत सारी बातों को सोच रहा था। उसे अपनी की हुई बहुत सारी गलतियाँ समझ में आ रही थी। उसका जो बिहेवियर था वो सब कुछ, वो खुद से फैसला करता है कि वो खुद को सुधारेगा और उस ड्राइवर के सामने में, इंस्टा मिलियनेयर ड्राइवर के सामने में एक अच्छा पर्सनैलिटी साबित करेगा। अगले दिन जब वो फटाक-फटाक रेडी होकर जब बाहर आता है तो उस एक्साइटमेंट में था कि वो ना पापा को बोलेगा उस ड्राइवर को बोलने के लिए काम पर आने के लिए। इतना बोलना हुआ ही था तो उसके पापा कहते हैं, "वैसे तुम आज बहुत खुश लग रहे हो।" विंग कहता है, "हाँ, इंस्टा मिलियनेयर ड्राइवर ने मेरी जान जो बचाई है।" "वैसे पा।" तभी वो कहते हैं, "वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है।" और वो विंग को लेकर बाहर आते हैं, आँखें बंद करते हुए, जहाँ पे विंग कहता है, "पा, क्या है?" फिर जब आँखें खोलते हैं तो सामने मोंगजी खड़ा था जिसे देखकर वो कहता है, "पा, क्या आपने उसे वापस बुला लिया?" तो उसके डैड कहते हैं, वो जब तुम बदल गए हो तो वो खुद ही आना चाहता था, तो हमने रख लिया। क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए?" विंग जो कि पहली बार लाइफ में शर्मा रहा था कहता है, "नहीं पा, ऐसा नहीं है, मुझे वो चाहिए। आई मीन कि वो अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है।" तो कहता है, "चलो खा लें।" फिर विंग ना ऐसे ना पागलों की तरह हँसते-हँसते खाना फिनिश करता है और फिनिश करने के बाद जब बाहर आता है, वांग जी उसका गेट ओपन करता है, विंग उसमें बैठ जाता है और जो धीरे-धीरे जो वांग जी था ना, वो विंग को देख रहा था और अब जो विंग था, वो सिर्फ़ वांग जी को एज़ अ ड्राइवर नहीं समझ रहा था, वो उसे ज़्यादा विनम्र तरीके से और अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी भी उससे अच्छे से बात करने लगा था। बीच-बीच में वांग जी उससे ऑफ़िस रिलेटेबल राय भी देने लगा था, जिसे विंग उसे फ़ॉलो करना स्टार्ट कर चुका था। अब यहाँ पे ना विंग जो था वो पहले जैसे बिगड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं रहा। वो धीरे-धीरे करके काम में ध्यान देने लगा था, साथ में पापा के बिज़नेस में हाथ बटाने लगा था और सबसे ज़्यादा वो वांग जी को सिर्फ़ एक ड्राइवर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान भी मानने लगा था, जो कि उसकी कही हुई बातों से विंग के काम और उसकी स्किल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए थे। कहाँ 1 महीने का वक़्त दिया था, आज 1 महीने 10 दिन हो गए थे, विंग और वांग जी को साथ-साथ रहते-रहते। एक दिन ऑफिस जाते वक्त अचानक से बारिश होना शुरू हो गई थी। वो विंग उसे देखता है और वो पानी की बूंदों को ना विंडो ओपन करके खेल रहा होता है और विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, "एक बात पूछूं, इंस्टा मिलियनेयर ड्राइवर?" वांगजी उसे देखकर कहता, वांगजी को देखने के बाद विंग कहता है, "क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है?" वांगजी चुप रहता है उसे देखकर और कहता है, "हाँ।" तो वांगजी को देखने के बाद विंग कहता है, "क्या मैं जान सकता हूँ कि वो कौन है?" वांग जी उसकी आंखों में देख रहा था और वो कहता है, "तुम मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं एक 1 बीएचके अपार्टमेंट में रहता हूँ। मेरी इनकम भी इतनी नहीं है। मैं महीने का बस 5 से 10,000 युवान कमाता हूँ और अपने घर खर्च चलाता हूँ, साथ में अपनी दादी को भी भेजता हूँ।" ये सब सुनने के बाद विंग को थोड़ा-सा बुरा लगता है, क्योंकि 5,000 वो तो अपने मेकअप के एक प्रोडक्ट पे खर्च कर देता है और वांग जी की सैलरी इतनी थी। विंग ना टॉपिक बदलते हुए कहता है, "मैं तुम्हें ना 25,000 युवान दूँगा, तो ठीक है ना?" विंग कहता है वांग जी कहता है विंग से, "इतनी मेहरबानी क्यों?" फिर विंग उसे देखने लगा था और कहता है अपने मन में कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता वांग जी, आई मीन कि इंस्टा मिलियनेयर ड्राइवर, क्योंकि अब तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्सा हो और अब मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहता। उसके बाद वो उसे ऑफिस ले जाकर के छोड़ देता है। वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग पहली बार उसे बाय-बाय करते जा रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग का ये हृदय परिवर्तन प्लस आत्मा परिवर्तन कैसे हो रहा है। फिर भी वांग जी खुश था। उसके बाद उसके जाने के बाद वो अपना काम करने लगा था। नॉर्मली ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम जब विंग जल्दी में वहाँ से निकलता है तो वांग जी कहता है, "कहाँ जाना है?" वो कहता है, "आज मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अब मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं है तुम्हारे अलावा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आज शॉपिंग करने चलूँ। वैसे मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं।" तो इतना सुनना हुआ ही था तो वांग जी कहता है, "तो तुम्हें नए कपड़े किसे दिखाने हैं?" विंग उसे देखता है और अपने मन में कहता है, "तुम्हें जो दिखाने हैं। अपने कपड़े बदल-बदल कर पहनूँगा तो तुम्हारे सामने मेरी इंप्रेशन खराब हो जाएगी ना।" फिर वो सोचते हुए कहता है, "चलो भी, मुझे कपड़े लेने हैं, चलो ना।" और उसका हाथ पकड़कर पहले उसे बैठाता है, खुद विंग भी उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। फिर वो मॉल आता है। वांग जी कहता है, "मैं यहीं हूँ, तुम जाओ।" "कितनी देर में आओगे?" विंग कहता है, पता नहीं, पर अगर तुम मेरे साथ चलते तो अच्छा होता।" वांग जी कहता है, "मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ ना,
जाओ। अर्ता बोलते उसके बालों को खराब करता है। विंग कहता तुम भी ना, मैं तुम्हारे लिए केक लेके आऊंगा। इतना बोल विंग आराम से ना गुनगुनाता हुआ चला जाता है। बाबूजी एक राहत की सांस लेता हुआ कहता है बदमाश, मेरी आधे घंटे के बाद मीटिंग है, उससे पहले तो मत ही आना तुम। फिर वांगजी उसमें बैठ करके और फिर वो ऑनलाइन मीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। मीटिंग खत्म करते ही वांगजी उस वैन से जैसे ही बाहर निकलता है विंग की कार के पास जाने के लिए, तो देखता है कि जो विंग है ना वो बैग लेकर के जैसे ही बाहर की तरफ आ रहा है, 4 आदमी आते हैं और उसे पकड़कर वैन में डालने लगे थे। वांगजी जो कि विंग के कार के पास ही खड़ा था, बिजली की स्पीड से दौड़ता है उसकी तरफ और एक एक करके सबको पीट देता है। लेकिन इस चक्कर में विंग को भी चोट लग गई थी हाथों में और सर में, और वांगजी को भी चोट लग गया था। विंग अपनी चोट की परवाह किए बगैर उसके पास भागते हुए कहता है वांगजी, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? वांगजी को भी चोट लग गया था उन लोगों से पीटा पीटी करने में। तो वो कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पर विंग उसे गले लगा चुका था और कहता है तुम सच में ठीक हो ना? हाँ, हम चलो हॉस्पिटल चलते हैं। वांगजी वहां पे भीड़ इकट्ठा हो गया था। दर्ता विंग को अलग करते कहता है क्या कर रहे हो तुम? हाँ कहता है हाँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं चलो। फिर वांगजी उसे लेकर के बैठाता है जहाँ पे विंग ने उसके माथे पे ना रुमाल रखा हुआ था। उसको भी चोट लगा लेकिन उसको अपनी चोट की परवाह ही नहीं है। और फिर वो दोनों आते हैं हॉस्पिटल। उसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। वांगजी को भी विंग को भी, दोनों को बैंडेज वगैरह कर देने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उस एक कमरे में थे जहाँ पे वो एक दूसरे को देखते ही कहता है विंग विंग कहता है उससे कि हालांकि तुम मेरे ड्राइवर हो लेकिन दिल के सबसे करीब भी हो। वांगजी उसे देख सुन करके पहले तो मुस्कुराता है और उसे कहता है क्या कहा तुमने? विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना सर नीचे झुका लेता है। वांगजी ऐसे ना ऐसे तोड़ मरोड़ कहता है अब तो सफर सिर्फ सड़कों का नहीं, लगता है जिंदगी का भी होने वाला है ना? विंग जो कि उसे कुछ समझ आया था कुछ नहीं और कहता क्या कहा? तो वांगजी कहता है कुछ नहीं, चलो घर चलते हैं। आई इतना बोल वांगजी विंग को लेकर बाहर आता है जहाँ पे विंग ना बार बार ना वांगजी को देख रहा था। कहता है आ, 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 तुम सच में ठीक हो ना? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ठीक हूँ? तो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो हम घर चलते हैं। इतना बोल करके और वो वहां से विंग को लेकर घर आता है जहाँ पे उसके डैड विंग को और वांगजी को देखकर दोनों परेशान हो गए थे। एंड कहते हैं आप दोनों ठीक तो हो ना? हाँ जी कहता है यस अंकल मैं ठीक हूँ और मैं चलता हूँ। इतना बोल को वो चला जाता है। विंग ना वांगजी को जाते हुए देख रहा था और पहली बार विंग को लग रहा था कि शायद वांगजी को यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। दरअसल कहता है डैड मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। तो कहता है क्या हुआ विंग? विंग बैठ जाता है और रोते हुए कहता है पा मुझे ना प्यार हो गया है। उसके पा कहते हैं किससे हुआ है बाबा? कहता है आपको बुरा लगेगा पर मैं सच में मैं कुछ नहीं कर सका पा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए पा। मैं मैं ये सब नहीं करना चाहता था पर मुझसे हो गया पा। मैं इन सामने ड्राइवर से प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ आप अब हम दोनों के रिश्ते को कभी भी नहीं अपनाएंगे। वो एक ड्राइवर है, आपको उसकी हैसियत छोटी लगती है ना, पर पर आई लव हिम डैड, आई लव हिम डैड। इतना बोलकर विंग ना रोने लगा था। अब हालांकि उसके पापा को वांगजी तो पहले से ही पसंद है भाई, इसके लिए रिश्ता भी आया था। उसके पापा कहते हैं हाँ ये तो तुमने सही कहा, उसकी हैसियत तो हमसे छोटी है और उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं है। प्यार करने से सिर्फ लाइफ चल नहीं जाती है, जीवन जीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, खाने के लिए खाना होना चाहिए। तुम जिस लग्जरियस लाइफ में रहते हो क्या तुम उसके साथ एडजस्ट कर पाओगे? अगर तुम कर लोगे तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा दूंगा और अगर नहीं कर पाए तो फिर कोई बात नहीं। विंग उसे रोते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगा। और फिर कहता है डैड आई मीन पा अगर मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ तो आप मेरी शादी उससे करा दोगे ना? उसके पापा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पैसे भी वो बहुत अच्छा है, बस शर्त यही है कि जितने पैसे में वो जीता है उतने पैसे में तुम्हें आज से जीना होगा। अगर तुम सेव कर लेते हो और काम भी करते हो तो मैं
पक्का तुम्हारी शादी करा दूंगा। तो विंग कहता क्या मतलब? कहता है तुम्हें इसी घर में रहना है, खाना है, सब कुछ तुम्हें मिलेगा, पर उसे जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही सैलरी तुम्हें भी मिलेगी, और उतनी ही सैलरी में तुम्हें 1 महीने खर्च चलाना है विंग। विंग कहता है पा। फिर वो कहता है ओके पा, मैं कर लूंगा। उसके डैड कहते हैं ठीक है। फिर विंग अपने कमरे में आ जाता है। एक तरफ जहाँ पे उसे वंगजी की पानी की खुशी भी थी, पर दूसरी तरफ उसे बहुत सारी लग्जरियस लाइफ को अवॉइड करना था, त्यागना था, बट फिर भी वो खुश था। अब धीरे धीरे करते हुए वंगजी और विंग करीब आ गए थे, मतलब बात करना और एक दूसरे के साथ डिस्कस करना, ये सब कुछ। 10 दिन के बाद विंग को वंगजी को पता चलता है कि विंग भी 25,000 के युआन पे 1 महीने काटने का कसम ले चुका है। और वो देख रहा था कि विंग जो है ना वो थोड़ा बहुत मेकअप कम करना स्टार्ट कर चुका है, नॉर्मल कपड़े पहन रहा है, जूते वगैरह जो भी था ना वो उसका पहले ही वाला था तो वो वही पहन रहा था, पर जो कपड़े थे वो अब उसने सारे लग्जरियस कपड़े को हटा करके नॉर्मल कपड़े वो पहन रहा था। मतलब कि वो पूरे ना वंगजी के लाइफ स्टाइल में ढलना चाहता था, जिसे देखकर वंगजी को अच्छा भी लग रहा था। और उसे विंग को टेस्ट करने का एक तरीका भी मिल गया था, क्योंकि विंग बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था, पर धीरे धीरे ही सही, बट वो अब वंगजी के चाल ढाल में, रहन सहन में और उस पार्ट बनने वाला था जो मिडिल क्लास फैमिली का होता है, जिसकी वजह से वंगजी को विंग और भी ज्यादा इम्प्रेसिव लग रहा था। वंगजी का दिल तो करता था कभी कभी वो विंग को गले लगाए, चिपट के किस करे एंड देन बोल दे कि मैं तुम्हारा सच में इंस्टा मेरा हस्बैंड हो, पर वो अपनी बात को शायद से एंडिंग के लिए बचा के रखने वाला था, जहाँ पे वो विंग को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला था। और घर आकर के वंगजी ने अंकल को बता दिया था कि वो विंग से शादी करना चाहता है। अंकल तो पहले हार्ट अटैक से मरते मरते बचे थे, फिर बाद में जब वंगजी ने विंग की सारी काली करतूतें बताई, सारे घर के लोग ना लोट पोट होकर हंस रहे थे, और साथ में जियांगचिंग और सीचन को प्राउड भी फील हो रहा था और बुरा भी लग रहा था, क्योंकि विंग बचपन से ही वी फैमिली का इकलौता बच्चा था। ऊपर से उसके रहन सहन, खाने पीने, हर चीज में उसके पा ने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रखी थी। पर आज विंग 1 महीने का खर्च 25,000 युआन से निकाल रहा था, जो कि एक एवरेज फैमिली के लिए तो ठीक था, पर हाई फाई क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद अगर आपको ये करना पड़े तो भाई ये चिंदी लगती है ना। पर फिर भी सब लोग खुश थे। एंदन कहते हैं वांगजी अब तुमने क्या सोचा है? वांगजी कहता है इस बहाने उसकी टेस्ट भी हो जाएगी कि वो कितना सर्वाइव कर पाता है। तो सीचन कहते हैं हाँ वैसे भी वो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है, और बाद में पता चले कि उसे सर्वाइव करना आना तो चाहिए ना। वांगजी कहता है यह राइट पॉइंट है। और इतना बोल को वो लोग हंस रहे होते हैं। अब जो हमारा वांगजी था वो विंग के लिए ही कभी कभी केक तो कभी टॉफी तो कभी कुछ लेकर चला जाता था। विंग का भी ना धीरे धीरे ना वांगजी के प्रति झुकाव, लगाव, प्यार सब कुछ ना बढ़ना स्टार्ट हो गया था। एक दिन जब वो ऐसे लौट रहा था तो विंग सोया हुआ था। वांगजी उसका सीट बेल्ट खोल करके विंग को अंदर ले जाने वाला था, पर उसके बालों को हटाते हुए उसे देख रहा होता है, जहाँ पे वांगजी अपने फेस को धीरे धीरे करके उसके करीब ले गया था, क्योंकि वांगजी का दिली इच्छा ना बार बार ना उसके दिमाग से ना मुंह तक आ जाती थी, और वांगजी लिटरली विंग को ना एकदम टाई हार्ट वाला किस करना चाहता था। अभी वो उसके जस्ट करीब ही था कि विंग की आंखें खुल जाती है और वांगजी जैसे पीछे होने को होता है कि विंग उसके कॉलर को खींचता है, देन उसे किस करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग खुद ये चाहता था कि वांगजी उसे किस करे। पहले तो वांगजी उसे धक्का देता है, पर विंग जब नहीं छोड़ता है और उसके गोद में आके बैठ जाता है और फिर किस कर रहा होता है, तो वांगजी उसके कमर को पकड़ता है एंड देन उसके लिप्स को गंदा मतलब ऐसे ऐसे स्लाइवा को पूरे फैलाते हुए उसे उसके अपर लिप्स को, लोअर लिप्स को बाइट करते हुए, उसके टंग्स के साथ में खेलते हुए उसे चूसना और किस करना स्टार्ट कर देता है। फाइनली 5 मिनट के बाद दोनों हाफ रहे होते हैं, पर वांगजी को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये वांगजी हमारा बर्दाश्त का गोली नहीं खाता है, अगली बार इसको हम बर्दाश्त का गोली खिलवाएंगे और बोलेंगे नहीं तू रुक, शादी के बाद करियो, फिलहाल से इसको हम करने देते, ठीक है ना। फटक से विंग को ना वो पीछे ले जाता है एंड देन अपने गोद में उसे ले लेता है। पहले तो अपने शर्ट उतारता है और फिर विंग के हाथों को अपने बॉडी के ऊपर चलाना स्टार्ट करता है। फिर विंग के शर्ट को खोलता है, देन उसके बॉडी को वो टच कर रहा होता है। धीरे धीरे दोनों को ड्रेस अनड्रेस्ड हो गए थे। वांगजी के हाथ थाई से होते हुए विंग के बेली बटन, उसके बाद उसके अपर पूरे एब्डोमेन एरिया, उसके क्लीवेज, इसके हर जगह टच होते हुए विंग को वो धीरे धीरे क्लीवेज से नीचे तक प्रेस करते हुए, फिर उसके इनरवेयर को नीचे निकालते हुए खुद का भी, और धीरे धीरे करके अपने आप को उसके इनसाइड करता है एंड देन खुद को कनेक्ट करने के साथ ही उसके ऊपर वो रोल कर रहा था, जहाँ पे उस कार को वो जंपिंग कार बना चुका था। पर फाइनली वांगजी ने विंग को क्लेम कर लिया था और विंग ने 1 सेकंड के लिए भी मना नहीं किया था। वो सब कुछ हो जाने के बाद वांगजी विंग की बाहों में लेटा हुआ था और उसे ऐसे थोड़ा सा नौटंकी वाले वे में कहता है आई तुम्हें पता है ना
मैं बस एक नाम का इंस्टा मिलीनियर ड्राइवर हूँ। मैं तो बस 25,000 युवान पे काम करता हूँ ना। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है। हम जी कहता है, तो तुम मेरे साथ कैसे रहोगे 1 BHK में? विंग कहता है, सिंपल है, हम रहेंगे, तुम रहेंगे और कोई थोड़ी रहेगा। कौन सा हमें बच्चे होने वाले हैं? हम जी कहता है, तो तुम्हें बच्चा नहीं पसंद? विंग कहता है, पसंद है, पर मैं बॉय हूँ ना, मैं बच्चा थोड़ी दे सकता हूँ। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, हम छोटे बेबी को अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। तो विंग कहता है, फिर मैं भी काम करूंगा, तुम भी काम करोगे, फिर हमारी सैलरी इंक्रीज होगी, तो हम फिर 2 BHK का घर ले लेंगे, जहाँ पे हम बेबी के साथ रहेंगे, है ना। वांग जी उसकी बुद्धिमत्ता वाली बात सुनकर इम्प्रेस्ड हो रहा था और कहता है, तो तुम्हें सच में मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, ये जानते हुए भी कि तुम्हें लोग ड्राइवर का हस्बैंड बोलेंगे? विंग कहता है, जब मैं दुखी होता हूँ, जब मैं रोता हूँ या जब मैं परेशान होता हूँ, तो क्या वही लोग मुझे आकर संभालते हैं, मेरे दुख को कम करते हैं, मेरे परेशानी को घटाते हैं क्या? नहीं ना। तो जब मैं किसी के साथ खुश हो रहा हूँ, मैं इंस्टा मिलीनियर ड्राइवर, तो क्या वो उन्हें फर्क पड़ना चाहिए? अगर उन्हें जेलसी हो रही है, बुरा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। अभी जो भी हुआ, मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे बरसों की चाहत को राहत मिल गई हो, जैसे बरसों की प्यास को बुझा दिया हो। और मुझे एक बार और करना है। मैं इंस्टा में ड्राइवर, ये बोलकर विंग उसे बहुत ही हस्की टस्की टोन में उसे बोल रहा था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे से फिर से उसके क्लीवेज को क्लिक करता हुआ, टच करता हुआ, किस करता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा था। और अभी भी वो दोनों को एक दूसरे से साथ कनेक्ट ही किए हुए थे, बाहर नहीं निकाला था। और वांग जी उसे सिड्यूस करता हुआ धीरे धीरे उसके ऊपर फिर से रोल करना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे वो कार फिर से जंपिंग कार बन गई थी। फाइनली वो सब कुछ हो जाने के बाद वांग जी उसे कहता है, तो आर यू श्योर ना कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? विंग कहता है, 110% श्योर कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे तुम्हारे अलावा कहीं पे भी नहीं जाना है। मैं, अगर यकीन ना हो तो थोड़ा सा और ट्राई कर सकते हैं हम, है ना। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, और इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, कपड़े पहनते हैं और फिर फाइनली वांग जी को लेकर के विंग को लेकर के वांग जी घर आता है, फिर उसे घर छोड़ देता है। उस रात दोनों को ही अपने अपने घर में इतनी ज्यादा सुकून वाली नींद आई थी, भाई मेरा भी मन कर रहा है मैं जाके सो जाऊं। ठीक है। नॉर्मली ये सब कुछ चल रहा था। अब तो विंग की फैमिली को भी सब कुछ पता था, वांग जी के फैमिली को अच्छे से तो पता ही था कि ये सब क्या हो रहा है। दैट्स वाई वो उन दोनों को मिलने मिलाने से बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे थे। अब ऐसे करते हुए ना थोड़ा सा टाइम और बीत जाता है। विंग का काम काफी अच्छा था, क्योंकि वांग जी उसे बात बात पे मोटिवेट करता था, ट्रैक बताता था, कैसे काम करना वो बताता था, तो उसका प्रमोशन हो रहा था और उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही थी। और हर सैलरी पे विंग वांग जी के साथ सेलिब्रेट करता, कैंडल लाइट डिनर करने जाता, पर एक एवरेज होटल में कहीं घूमने जाता तो वो लोग टैक्सी लेते या फिर जो बसेस होते थे उससे जाते। मतलब कि विंग ना पूरा वांग जी के साथ रहने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो एक मिडिल क्लास फैमिली ना अपनी खुशी के लिए करता है। और विंग को इससे कोई दिक्कत नहीं था। अब ऐसे करते हुए विंग और वांग जी को लिटरली 3 मंथ्स हो चुके थे एक दूसरे का। कहाँ पे वांग जी 1 महीने के बाद ही विंग को छोड़ने वाला था, शादी नहीं करने वाला था, पर इनका रिश्ता इतना ही ज्यादा स्मूथ और अब पॉजिटिव और साथ में ट्रस्ट सब कुछ के साथ में आगे पनप रहा था। सारी खबर इनके फैमिली वाले को भी थी, सिर्फ विंग को छोड़ करके। उसके बाद विंग का भी प्रमोशन हो चुका था और वांग जी वो भी खुश था कि चलो सही है, मेरा जो लिटिल पॉकेट है वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव तो हो रहा है ना। एक दिन विंग के डैड को ना एक चैरिटी इवेंट में जाना था, जहाँ पे वो नहीं जाना, मतलब ऐसे चेयरमैन की मीटिंग्स आ गई थी तो वो नहीं चाहते, तो वो विंग से कहते हैं कि तुम मेरी जगह चले जाओ। तो विंग कहता है, पर पा कहता है, देखो वहां पे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा ना मिडिल क्लास बनने के लिए निकला हुआ है, तुम मेरे नाम से जाने जा रहे हो तो तुम तो जाना चाहिए ना। विंग कहता है, बट पा कहता है, वैसे भी तुम PHR टीम के डिपार्टमेंट में हो तो तुम्हें वहां जाना चाहिए। ये तो बोलकर विंग को वहां पे भेज देता है। विंग बाहर आते हुए कहता है, मुझे इस चैरिटी इवेंट में जाना, लेके चलो। तो वो कहता है ठीक है। वांग जी को भी वहां जाने वाला था, इसलिए वो क्रिस से कह देता है कि तुम जाकर हैंडल कर लो, क्योंकि विंग आने वाला है। पहले तो लगा था कि विंग के पापा आएंगे तो वांग जी हैंडल कर लेगा, मतलब वो जाएगा और करके आ जाएगा, बट अभी तो विंग खुद जाने वाला था, इसलिए वो पीछे रह जाता है और विंग को छोड़ देता है। फिर वो वहां पर जाकर क्रिस से मिलता है और उसके साथ वो चैरिटी को
करता है। वो सब कुछ जब हो जाने के बाद रात हो चुका था, क्योंकि चैरिटी इवेंट्स जैसे प्रोग्राम में बहुत लंबा टाइम लगता है। तभी वो देखता है कि जो उसकी कार है ना, उसकी कार के पीछे एक वैन ना आके जस्ट लगा है, और उसमें से दो नकाबपोश इंसान ऐसे ना वहां पे ना ऐसे पहन रहे होते हैं नकाब को। वांगजी ना उस सबको देख ही रहा होता है कि उधर दूसरी तरफ से विंग लौट के आ रहा होता है। वो जैसे ही आकर के बोलने वाला था, हे वांगजिया, बट उससे पहले वो दोनों नकाबपोश विंग को उस कार में ऐसे जबरदस्ती खींचते हैं, देन वहां से वो लेके चले जाते हैं। अब वो रोड के उस साइड था और विंग इस साइड था, मतलब विंग की कार इस साइड थी और वांगजी कार के पास खड़ा था, और वो लोग उस साइड थे। क्रिस भी आ रहा था, जब वो भी देखता तो वो भी दौड़ता है, इधर से वांगजी भी दौड़ पड़ता है उसको खींचने के लिए। तो मतलब विंग को ना उसमें डाल के लेके जा चुके थे, और आधे रास्ते जाकर के उन्होंने वैन का दरवाजा बंद किया था। फिर वो ना ऐसे जल्दी से अपने कार में बैठता है, एंड देन क्रिस को वो इशारा करता है कि मेरे पीछे आओ। फिर उसके बाद वो लोग वहां से कैट रेस करना स्टार्ट करते हैं। अब हम जिसका पीछा कर रहा था, लेकिन बीच में अचानक से कहीं से एक वैन आ जाता है, जिस वजह से वो अपनी कार को रोकता है, और जैसे वो वैन वहां से निकलता है, सामने वो जो वैन था जिसमें विंग को ले जाया गया था, उसका ट्रैक खो गया था। आई मीन कि उसे पता ही नहीं चला कि विंग किस रूट में चला गया है, और वांगजी बाहर निकलकर फिर से कार को ना ऐसे कूट रहा होता है, जस्ट लाइक ये क्या हो गया। और उसके बाद वो घर आता है, सबको बताता है, मतलब सीचेन, जांगचेंग अंकल, उसके बाद विंग के पापा मम्मी सबको बता देता है। सब लोग लैंड हाउस आ चुके थे और अब सब डर गए थे। तभी लगभग पौना घंटा बाद विंग के फोन से एक वीडियो आता है, जिसमें एक साउंड था, जिसे सुनने के बाद वो कहता है सालियन। और ये सुनना हुआ था क्रिस कहता सर, पर हमने उसे तो जेल में डाल दिया था ना। तभी वो वीडियो प्ले करता है, जिसमें वो बोल रहा था कि तुमने मेरी लाइफ बर्बाद कर दिया है ना, अब मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे बचाते हो अपने इस लिटिल से यंग मास्टर को। अकेले आना भरना, वो जिंदा नहीं बचेगा। और ये वांगजी के लिए मैसेज था। ये सुनने के बाद ही कहता है, वांगजी मुझे बताओगे ये सब क्या है। फिर वांगजी बताता है कि जब विंग का किडनैप किया था सालियन ने पैसा लेने के लिए, अंकल जितने भी लेनदार को पैसा दिए हुए थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये उसी टाइम की बात है। तो उसके साथ कुछ और बंदे थे जिसे मैंने मारपीट करके भगा दिया था और सालियन को जेल पहुंचा दिया था, और हमें लगा था कि सर वो जेल से नहीं आएगा, पर देखो। तभी क्रिस कहता सर मैं देखता हूँ कि क्या हुआ है। इतना बोल कर वो वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस को खबर करते कहता सर, जो उसके दोस्त है ना कुछ इन्वेस्टर, उसी ने कोर्ट से इसे बेल पे छुड़ाया है सर। एक्चुअली में वो छूटा नहीं है। मुझे कहता है इस बार ऐसा इंतजाम करना कि वो दोबारा कभी निकले ही ना। और उसके बाद वो जानता था कि अगर वो पुलिस को बताएगा तो पुलिस के बताने के बाद काफी ज्यादा खून खराबा हो जाएगा, और वो शायद से विंग को हार्म भी कर सकता था। दैट्स व्हाई क्रिस से कहता है इसके फोन के लोकेशन को ट्रेस करो जहां से मैसेज आया है, ठीक है ना। क्रिस कहता सर शहर के बाहर एक पुराना सा फैक्ट्री गोदाम है, ये लोकेशन वहां का है। वो कहता है ओके ठीक है। तो वांग जी जब अकेले जा रहा था तो क्रिस कहता सर मैं भी जाऊंगा। सीजन कहता मैं भी जाऊंगा। जियांगची कहता मैं भी जाऊंगा। फिर इसके पापा कहते हैं मैं भी जाऊंगा। वांग जी कहता है बट सब जाएंगे तो विंग को कुछ हो जाएगा। सब कहते हैं वी आर फैमिलीज, ओके ना। इतना बोलकर वो सब लोग वहां के लिए निकल जाते हैं। पहले तो वांग जी अकेला अंदर घुसता है, जहाँ पे विंग को ना कुर्सी से बांध के रखा गया था, और जो हमारे सालियन है उसके हाथ में पिस्टल था, और वो पिस्टल लेकर ऐसे घुमाते घुमाते पागलों की तरह ना हंस रहा था। तभी वो वांगजी को देखते हुए कहता है हाँ देखो, एक ड्राइवर होकर के हीरो बनने आया है, हीरो। तो इंस्टा मिलियनियर ड्राइवर कम हेयर। वांगजी उसके सामने आता और कहता है हीरो का तो पता नहीं, पर हाँ इंसान जरूर हूँ, और इंस्टा मिलियनियर तो मैं हूँ। और एक इंसान अपने प्रियजनों को जरूर बताता है, और खासकर ऐसे लोगों के जब वो उसकी सांसें और नब्ज दोनों हों। भाई ये सांस और नब्ज तो उसे समझ नहीं आता है, बट वो कहता है हाँ व्हाटएवर, ये फिल्मी डायलॉग कहीं और मारना। इतना बोलकर वो कहता है अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं, मार दिया जाए या फिर छोड़ दिया जाए। इतना बोलकर वो फिर से हंसने लगा था। भांजे को भी दो तीन गुंडे आके पकड़ लेते हैं, एंड देन उसको ऐसे खींच के खड़े थे। फिर हमारा सालियन आता है और इसके मुंह पे वो पिस्टल रखते हुए ऐसे पीछे से तुन से मारता है, रिंग के मुंह से ब्लड आना शुरू। और वो कहता है हाँ पिछले बार तो बहुत ज्यादा हीरो बने थे और सबको मार पीट के भाग गए थे, अभी देखो 50 लोग हैं, कितने को मारोगे। हंग जी उसे देखता हंसते हुए कहता है सबको मार डालूंगा। फिर इतना बोलकर उन दोनों को एक ही सेकंड में ऐसे ना घुमा के, वो फिल्मी स्टाइल में कैसे मारते हैं, लेफ्ट से इधर पकड़ा, राइट से इधर पकड़ा, देन टुन दोनों गिर गया था। जिसके बाद सालन काफी डर गया था, एंड देन वो फटक से वो विंग की तरफ ना ऐसे गन तान देता है, देन कहता है
तो पास मत आना, ठीक है ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। इतना सुनना हुआ था तो वांग जी कहता है, हे डोंट, ऐसे करने की जरूरत भी मत करना, वरना फिर वो देखता है कि वो ना सालिन के पास ना एक रड है, मतलब पीछे में एक रड रखा हुआ, तो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, जहाँ पे सालिन पीछे पीछे खसकते हुए था। मैंने कहा ना पास मत आना, वरना मैं इसकी खोपड़ी, इससे पहले कि विंग सालिन विंग की खोपड़ी को खोलता, हमारे वंग जी ने उस रड को ना ऐसे पैर से टून से मारता है, देन अपने हाथ में कैच करता है, फिर इसके हाथ पे दे मारता है, जिससे कि वो रिवॉल्वर गिर जाती नीचे। और फिर जो वांगची था ना वो सालन को नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर हाथ मोड़ कर उसको पकड़ लेता है। फिर वो अपने फोन को निकालता है, कहता है सब लोग अंदर आ जाओ। फिर जब सब आते हैं तो सब गन्स लेके आए हुए थे, जिसे देखकर सारे गुंडे की सिटी किटी गुम हो गई थी। और उसके बाद वो सबको एक साइड आने के लिए बोलता है, फिर विंग को वहां से खोलता है और क्रिस आकर के सालन को पकड़ लेता है। उसके बाद विंग जैसे हाथ छूटता है, वो भागते हुए वांगजी को आकर के लिपट जाता है और रोते हुए कहता है, मुझे लगा था कि मैं फिर से आपको नहीं देख पाऊंगा, ये तो मुझे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। वांग जी मैं डर गया था। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक है, सब ठीक है, ओके ना, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है विंग। ये बोलकर उसे कहता है, इस सबको पुलिस के हवाले करो। तब तक सीजन ने पुलिस को कॉल कर दिया था और सारे पुलिस वाले आ गए हुए थे। अब सारे गुंडे के साथ में सालियन की भी विदाई कर दी जाती है, जाओ बाबा तुम उधर ही रहना पूरी लाइफ के लिए, ठीक है, लास्ट में हम आएंगे तुमसे मिलने के लिए, और मरने के बाद ना हम पूरी हलवा का प्रसाद बांटेंगे, ठीक है। बेचारा हमारा सालियन करते वहां से निकल जाता है। वो बहुत तिलमिला रहा था और कह रहा था, विंग हम दोस्त थे ना, विंग हम दोस्त थे ना, पर विंग बस देख रहा था, कहता है तुम्हारे जैसे दोस्त अगर लाइफ में हो तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। और उसके जाने के बाद उसके पास उसके पापा आते और कहते हैं, हाँ चलो मैं मान गया, और अब मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे इंस्टा मिलियनर ड्राइवर के साथ करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो विंग कहता है, सच्ची डैड? तो कहता, शायद शायद से मेरे बेटे के लिए कोई अगर जान दे सकता है तो वो शख्स उसके साथ पूरी जिंदगी भी तो बिता सकता है ना आइंग। ये बोलकर उसके पापा मुस्कुरा रहे थे, जहाँ पे विंग अपने पापा को गले लगाते कहता, पा आई लव यू सो मच पा, आई लव यू, हमें परमिशन देने के लिए। बेचारे विंग को अभी तक पता नहीं चला था, अंदर वो बेचारा रोए जा रहा था। सारे फैमिली वाले बी लाइक, क्या चल रहा है ये, और इतना बोल करके और वो कहते हैं अब चलो घर चलते हैं। उसके बाद सब लोग घर के लिए आ गए हुए थे, जहाँ पे विंग काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था, तो उसके मम्मी पापा उसे सुलाने के लिए चले जाते हैं। लास्ट में वांग जी उसे देखने के बाद कहता है, अंकल उसका ध्यान रखिएगा। तो उसके डैड कहते हैं, अब तो 3.5 मंथ होने को आए वांग जी, अब शादी कब करने वाले हो? विंग कहता है, वांग जी कहता है, बस कुछ दिन बाद, और हाँ उसे अभी मत बताइएगा, मैं उसे खुद बताने वाला हूँ। कहते ठीक है। उसके बाद वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वांग जी विंग से मिलने आता है ताकि वो उसे कंसोल कर सके। विंग को उठाता है प्यार से, उस सदमे से उसे बाहर निकालने के लिए उसे अपने साथ ही रखता है। 3-4 दिन में ही विंग का ना मूड लाइट अप हो चुका था, एंड देन वांग जी को भी समझ में आ गया था कि विंग अब अच्छा फील कर रहा है। दैट्स व्हाई कहता है, तो क्या विचार है, हम शादी करें? विंग की बात सुनने के वांग जी की बात सुनने के बाद विंग शर्माते हुए कहता है, वांग जी फिर से कहता है, सोच लो तुम्हें मेरे साथ 1 BHK पे रहना पड़ेगा। क्योंकि तक क्या अभी मुझे मंजूर है, मैंने कहा ना मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी, कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, फिर हम 2 BHK का फ्लैट ले लेंगे ना, और फिर हम बेबी को भी अडॉप्ट कर लेंगे, हम सब साथ में रहेंगे फिर। तो वांग जी कहता है, माय लिटिल हस्बैंड। और इतना बोलकर वो दोनों थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पे वांग जी विंग के सट के अंदर हाथ डाला था। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, कार में चलो। इतना बोलकर वांग जी विंग को लेकर अंदर आता है, जहाँ पे वांग जी फिर से हमारा बावरा बन रहा था, और फिर से वो विंग के ऊपर चढ़ जाता है, अंदर सारा क्रियाक्रम स्टार्ट हो जाता है उसका। फाइनली एक दूसरे को सेटिस्फाइड करने के बाद वांग जी उसे देख कर कहता है, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है। तो विंग कहता है, किस लिए? वांग जी कहता है, एवरी डे मीन्स एवरी डे, मुझे तुम्हें खाना जो है। विंग शर्माते हुए कहता है, धत तेरी की, कुछ भी मतलब। फिर उसके बाद जो हमारा वांग जी था वो कहता, कुछ भी मतलब यही। अरे तब बोल को वो दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। शादी वाले दिन जो हमारा वांग जी था ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मेन्यू वगैरह सब कुछ सेलेक्ट हुआ था। विंग शादी के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड था। माँ पा चलो हम जल्दी चलते हैं। उसके डैड कहते, पहली बार देख रहा हूँ शादी के लिए कोई बच्चा इतना बावरा होकर घूम रहा है। उसके बाद उसके डैड कहते, हाँ चलो चलो।
इतने सारे थाली सब कुछ कार में डलवाया जाता है, फिर वो लोग वेन्यू आते हैं। जो कुछ भी था वो सब लैंड हाउस के लिए भेज दिया गया था। एंड देन विंग को लेकर के इसकी मॉम बड़े स्टाइलिश वे में बाहर निकलती है। एक तरफ उसके डैड थे। एंड देन विंग कहता है, पा माँ मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसकी मॉम कहती है, "हाँ, मुझे टेंशन हो रही है, जो बिल फटेगा तुम्हारे ऊपर तब क्या ही होगा।" विंग कहता है, माँ पा क्या बोल रहे हो, आज मेरी शादी है, अच्छी बातें तो करो। फिर वो वांग जी के सामने में लाकर रख देते हैं, जहाँ पे सर के इतने बड़े बड़े वीआईपीज आए हुए थे, सबको आया हुआ था। और विंग उसके सामने में खड़ा था। उसके बाद विंग बहुत मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, इतना महंगा टॉक्सिडो पहना हुआ है। वांग जी कहता है, पर शादी करने से पहले तुम्हें कुछ बताना है विंग। विंग कहता है, क्या मतलब। वांग जी कहता है, मैं नहीं चाहता कि हम शादी जैसे पवित्र रिश्ते को जब स्टार्ट करें तो झूठ पे हमारा रिश्ता स्टार्ट हो। विंग सेंटी होते हुए कहता है, कहीं तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं आ गया ना। मैंने पहले ही तुमसे कहा था मुझे 1 BHK चलेगा वांग जी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे जैसे जहाँ जिस हाल में रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे खाना नहीं दोगे तब भी चलेगा। मुझे अगर बेबी पैदा करने के लिए बोलोगे तो मैं वो भी कर दूंगा, पर प्लीज मुझसे शादी कर लो ना। आई लव यू, आई लव यू। हम जी कहते, शट अप, जस्ट शट अप, बहुत बोलते हो तुम, नौटंकी कहीं के। एक्चुअली मैं तुम्हारा हस्बैंड इंस्टा विंग कहता, हाँ मुझे पता है कि तुम इंस्टा मिलियनेयर ड्राइवर हो, बस नाम है तुम्हारा। वांगजी कहता है, oh गॉड। कहता विंग कहता, क्या तुमने एचएक्स कंपनी का नाम सुना है। कहता, हाँ वो तो मल्टी मिलियनेयर कंपनी है, पर मुझे क्यों बता रहे हो। वांगजी कहता है, मैं उसका CEO हूँ। कहता मजाक कर रहे हो ना। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, वो सब आकर रुक गए थे। एंड देन केस आते ही कहता, सर ये रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। जिसे देखते हुए कहता है, ये तो वो है जो चैरिटी इवेंट में थे। और वो वांगजी के सामने में ग्रेट किए थे, जहाँ पे वो कि उसके पास आता है, पेपर ले लेता है और उस पर साइन करते कहता, वही साइन करो। इन कहता है, ये क्या है। वांगजी कहता है, मैं अपनी कंपनी का 30% शेयर तुम्हें दे रहा हूँ। कहता है, मजाक तो नहीं कर रहे ना। वांगजी कहता है, नहीं, तुम्हारा हस्बैंड सच में एक मल्टी मिलियनेयर है, ये देखो। इतना बोलकर जब वो देखता है जहाँ पे लिखा था द लैंड वांगजी, जिसे देखकर विंग रोने लगकर कहता है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वांगजी कहता है, लंबी स्टोरी है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है क्या नहीं। विंग कहता है, हाँ हाँ करनी है करनी है। इतना बोलकर फटक से साइन करता है अंदर। उसके बाद वो देख के एकदम बहुत चक्का ही था। और उसके बाद कहता है, विंग तुम्हारे लिए मैंने कुछ प्रिपेयर किया है, जाओ इसे पहन कर आओ। विंग कहता है, सच में मुझसे शादी करने वाले हो ना। वांगजी कहता है, विंग। फिर विंग कहता है, ओके ओके। फिर वो उसके साथ चला जाता है, जहाँ पे विंग के लिए वांगजी ने एक चेरी रोज कलर का ड्रेस प्रिपेयर करवाया था, जिसे देखकर विंग कहता है, वाह। विंग उस ड्रेस को वेयर करता है, बहुत सारे ब्यूटिशियंस उसे रेडी करते हैं, उसके कानों में होप्स उसके अच्छे से मेकअप करते हैं, उसके लिप को लिप ग्लॉस से फिल करते हैं। एंड देन तब उसे लेकर के वांगजी के सामने में खड़ा करता है, जहाँ पे सब लोग विंग को देख रहा था। और विंग इस वक्त वाकई में कतई चेहर लग रहा था, जिसे देखकर वांगजी की निगाहें ठहर जाती है और कहते हैं, दैट्स माय बॉय, तो अब शादी करें। विंग कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच में मेरी शादी एक इंस्टा मिलियनेयर से हो रही है। कहता है, इतना बोल करके वांगजी विंग के साथ शादी करना स्टार्ट कर देता है। एल्डर एंड सिस्टर को वो करते हुए एक दूसरे को ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद रिंग एक्सचेंज करता है। देन फाइनली किस करके शादी को लॉक करता है। फिर वहां पे जितने भी बड़े लोग थे सबको वो आशीर्वाद लेता है। एंड देन वहां से हनीमून मनाने के लिए वांगजी अपना खुद के पैलेस लेकर आता है, जिसे देखकर विंग कहता है, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। वांगजी कहता है, मेरा बुद्धू सा हस्बैंड। इतना बोलकर क्रिस कार का गेट ओपन करता है। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और कहता है, वेलकम टू माय होम, माय किंगडम, माय क्यून। इतना बोल वांगजी विंग को एंट्रेंस पे लाके खड़ा करता है और कहता है, मेरे हाथों में हाथ दो। विंग पहले तो पैलेस देखने में बिजी था, पर फिर वो वांगजी के हाथों में हाथ देता है। एंड देन धीरे धीरे करके आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। नीचे से ऊपर जाते हुए रेड कारपेट, हर तरफ फूल इत्र की वर्षा हो रही थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे और पूरा घर गोल्डन और ब्लू कलर के मिक्सचर में बना हुआ था, जो कि अलग ही वाइब्स दे रहा था। एक आलीशान हाई रेसिडेंशियल एरिया में एक हाई क्वालिटी वाला घर, जिसे देखकर विंग कहता है, ये सच में आपका घर है। वांगजी कहता है, यहाँ आओ। जहाँ पे वो देखता है कि एंट्रेंस के एक साइड पे वांगजी और विंग की फोटो लगी है, दूसरी तरफ विंग और उसके ऊपर वांगजी की फोटो है। फिर उसके आगे नेम प्लेट है, जहाँ पे वांगजियन लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो कहता है, ये तो हमारे नाम का कॉम्बाइन है। वांगजी कहता है,
सही कहा। उसके बाद वांगजी विंग को लेकर के एक ह्यूज से कमरे में आया था। ऊपर का जितना भी फ्लोर कह सकते हैं, उसमें दो कमरे थे। एक तो वांगजी का स्टडी था, नीचे बहुत सारे कमरे थे पर ऊपर दो ही कमरा था। एक तो वांगजी का स्टडी, दूसरा वांगजी का कमरा जो कि इतना बड़ा था, इतना लंबा चौड़ा। उसका तो एक कमरा पूरा फिल हो रहा था कबर्ड से। एक तरफ स्टडी का पूरा सामान, दूसरी तरफ सोफा और जो सेट होता है वो, एक तरफ पूरा बड़ा सा वॉशरूम, और बीच में एक बड़ा सा एंटीक बेड के साथ में बेडरूम, और सब एक ही में था। जिसे देखकर भी उसकी आंखें चौंधिया गई थी। हाई क्लास डेकोरेटिव बेड, स्टडी, सोफा, सब कुछ देखकर वो कहता है, वाह कितना ब्यूटीफुल है। पंक्षी कहता है, आफ्टर ऑल मैं इंस्टा मिलियनेयर जो हूँ भी। विंग उसे कहता है, थर्ड तेरी की कुछ भी। पंक्षी कहता है, इतना बोल। पंक्षी विंग को लेकर के बेड पे लाके ऐसे बिठाकर कहता है, तो तुम्हें पता है आज क्या है? विंग घबराते हुए कहता है, वेडिंग नाइट है। अंग्रेज कहता है, नहीं हम पहले भी 2 बार कर चुके हैं, तुम्हें डर लग रहा है? लिंग कहता है, डर इस बात से नहीं लग रहा कि 2 बार पहले हो चुका है, डर इस बात से लग रहा है कि जब शुरू होते हो तो रुकते ही नहीं हो। मंगजे हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ वो तो है, क्योंकि मेरा एक बार से मन नहीं भरता है। इतना बोल विंग को वो धीरे धीरे बीच में करता है, एंड देन फाइनली खुद की और उसके ड्रेस को अनड्रेस करते हुए उसके ऊपर आता है। उसे सिट्यूस करना स्टार्ट करते हुए अपने आप को उसके अंदर कनेक्ट करता है, और फाइनली वो दोनों एक दूसरे को प्यार करने में लगे हुए थे। जहाँ पे विंग आए भर रहा था, वांगजी उसके ऊपर रोल कर रहा था, और उसके नीचे से वो मौन कर रहा था। वो नाइट ऐसे ही ब्यूटीफुली बीत जाती है। अगले दिन विंग की जब आंखें खुलती है, वांगजी पहले से ही सर्वेंट्स को बोल करके टी वगैरह ले चुका था, और उसे उठाते हुए कहता है, आई आंखें खोलो। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना ज्यादा लकी हो सकता है क्या। अंदर कहता है, वांगजी गुड मॉर्निंग। वांगजी कहता है, चाय। हर चीज उस घर की एंटीक थी, जिसे देखते हुए विंग सरप्राइज्ड हो रहा था। वांगजी कहता है, ये सब कुछ तुम्हारा है विंग, बस तुम्हें सुधारना था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा जो कुछ भी मैंने किया? विंग कहता है, हाँ बुरा तो लगा, क्योंकि जो कुछ मैंने किया उसके बावजूद भी आपने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा वांगजी। अच्छा हुआ जो आप मेरी लाइफ में आए और मुझे सुधार दिया, मैं तो वैसे ही बिगड़ा रह जाता। वांगजी विंग को गले लगा लेता है, जहाँ पे पहली बार वांगजी को लग रहा था सच में एक बैल ने गाय को बांध दिया है। और वो मुस्कुरा रहा होता है, विंग से कहता है, और हाँ हमेशा याद रखना, पा मम्मा अंकल काका का रेस्पेक्ट करना, जिस रेस्पेक्टफुली किसी से बात मत करना, और आवाज हमेशा मीडियम वॉल्यूम पे रखना विंग, क्योंकि मुझे हाई आवाज में बात करने वाले लोग नहीं पसंद है। विंग हाँ में नोट करता है, देन कहता है, मैं हमेशा याद रखूंगा वांग जी, और आई एम सॉरी मेरे बैड बिहेवियर के लिए। आई एम सॉरी कि मैंने बदतमीजी से सलूक किया उसके लिए। वांग जी कहते हैं, कोई ना, अगर सुबह का भोला शाम को घर लौट आता है तो वो भोला नहीं होता है, हम उसे भोला नहीं कहते हैं ना। विंग अपने किए हुए हर गलती के लिए पछता रहा था, और वो हाँ में सर हिला देता है। फिर वांग जी का प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पे विंग अच्छे से खाता है पीता है। उसके बाद वांग जी उसे लेकर वो टब में आता है। फिर बाथ टब में बैठकर दोनों स्नानिंग स्नानिंग करते हैं, आई नहीं करते, अच्छे से नाई नहीं कर लेने के बाद दोनों अच्छे से रेडी होते हैं। जहाँ पे वांग जी हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट वेयर करता था। विंग के लिए वांग जी ने बहुत सारे अलग अलग आउटफिट्स बना रखे थे। उसे पहनने के बाद कहता है, चलो ऑफिस चलते हैं, और हाँ तुम्हारे पास का ऑफिस तो तुम्हारे पास संभाल लेंगे, आज से तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो मेरे हस्बैंड बनकर। नहीं कहता है, सच में? कहता अब पूरी दुनिया के सामने में तुम्हें इंट्रोड्यूस करने का वक्त आ गया है। इतना बोलकर वांग जी रेडी होकर के ऑफिस आता है, जहाँ पे पहले से बहुत सारे पत्रकार थे। वांग जी टिंग को अपने बाहों में लेता है, एंड देन फाइनली वो इंटरव्यू देते हुए कहता है कि वो HCS ग्रुप्स का CEO है, और आज से प्रेसिडेंट के पोस्ट पे मेरे हस्बैंड संभालने वाले हैं, क्योंकि वांग जी को लैंड कंपनी और साथ में वी कंपनी संभालनी थी, और विंग को यहाँ का प्रेसिडेंट बनाकर काम छोड़ना था। विंग का भी खुद का अपना एक पोस्ट होना चाहिए ना, अपनी कंपनी में उसने बहुत सारे काम किए थे। तरह वक्त आ गया था कि वांग जी इसके पाके कंपनी को संभाले और अच्छे से और एक्सपेंड करे। ये सब करने के बाद वांग जी और विंग के पिक्चर्स क्लिक किए जाते हैं, जहाँ पे वांग जी अंदर लेकर जाता है, सारे एम्प्लॉय से विंग को इंट्रोड्यूस कराता है। सारे एम्प्लॉय उसे ग्रीट करते हैं, देन विंग के लिए भी एक पूरे 15 लोगों की टीम तैयार कर दी गई थी, और विंग भी बहुत खुश था अपने टीम मेंबर को देख करके, और साथ में सबसे इंट्रोड्यूस कराता है उसे। एंड देन उसके बाद ऑफिस में आकर के उसे चेयर दिखाता है, पूरा कैबिन दिखाता है, और उसे पूछता है कैसा लग रहा है। विंग को ये सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, और वह कहता है, यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कुछ पूरा हो रहा है वांग जी, लिटरली आई एम हैप्पी। वांग जी उसे देखते हुए कहता है,
सच कहूँ तो मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि तुम एक नंबर के बिगड़े हुए नवाबजादे हो, पर आज देखो। नहीं कहता है, वो तो है। पहली बार जब मैंने आपको देखा था तो मुझे भी लगा था एक रूड खड़ियल अड़ूस खड़ूस अड़ियल ड्राइवर जो कि मेरा ड्राइवर बन के आ गया है। इतना बोल कर वो दोनों हंस रहे उधर कहते हैं, वैसे मेरा नाम कैसा लगा था तुम्हें? नहीं कहता है, इंस्टा मिलीनियर ड्राइवर। नाम काफी कूल था। वैसे आप सच में इंस्टा मिलीनियर हैं, है ना? मुझे कहता है, क्योंकि ये कंपनी मेरी है। मैंने बस अपने सेविंग से इसे खड़ा किया था। अपना खुद का स्टार्टअप करते हुए मैंने इसे बिल्ड किया है। ये बोलते हुए विंग को वो बहुत सारी बातें बता रहा था, जहाँ पे वो बहुत सारी बातें सुन रहा था। और वांग जी कहता है, तो कैसा लग रहा है तुम्हें? विंग कहता है, सच्ची कहूँ तो मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, पर हाँ, थैंक्स टू आंटी कि उन्होंने हमारा और आपका रिश्ता जोड़ा। वांग जी विंग को गले लगा लेता है और कहता है, हाँ सही कहा। इतना बोल कर उसके फोrehead पे किस करता और कहता है, चलो काम स्टार्ट करते हैं। इतना बोलने के साथ ही वांग जी विंग को कुर्सी में बिठाता और कहता है, तो मैम इंस्टा मिलीनियर हस्बैंड कैसा लग रहा है तुम्हें? ये कहता, मैं थोड़ी हूँ, आप हो। कहता है, वांग जी आपसे तुम ये संभालने वाले हो, तो बताओ कैसा लग रहा है? हिंग कहता है, अच्छा लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वांग जी कहता है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, तो अपना काम करो, शाम को मिलते हैं। विंग हाँ में नोट करता है एंड देन अपना काम करना स्टार्ट करता है। शाम के टाइम पे विंग जब ऑफिस से बाहर आता है तो वांग जी की कार लगी हुई थी। वो कार का गेट ओपन करता है, जहाँ पे विंग अंदर आके बैठ जाता है। इस कार में क्रिस ड्राइवर वाले सीट पे था, वांग जी बैठा हुआ था। एंड देन विंग को आके बैठता है, जहाँ पे वो हक करते कहता है, वांग जी मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, हम घर को चल रहे हैं, ओके ना? इतना बोल विंग को वो गले लगाए हुए था और कहता है, तुम टाइप करो। क्रिस जो कि अपने ही कहे गए शब्दों पे पछता रहा था, क्योंकि उसने कहा था, सर मैं आपका ड्राइवर बन जाऊंगा। और बेचारे आज क्रिस को पूरे 1 महीने की ड्राइवर वाली नौकरी मिली है, और वो भी वैसे ही जैसे कि वांग जी वो नॉर्मल सिंपल कपड़े पहन के ड्राइव नहीं करता था। बेचारे हमारे क्रिस की तो टाई टाई फेस हो गए थे। कहता है, किस घड़ी में किस घड़ी में मैंने ये शब्द बोले थे? सच्ची कहा है किसी ने, शब्दों को ना सही से सोच समझ कर यूज करना चाहिए, वरना मुंह से निकले गए शब्द और कमान से छोड़ा हुआ तीर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता है। वो बोलते हुए कहता है, क्या ही करूं मैं अपने इंस्टा मिलीनियर बॉस का? और इतना बोलते हुए क्रिस कहता है, चलो छोड़ो भी, अब ड्राइवर बन ही गया हूँ तो मैं भी इंस्टा मिलीनियर बॉस का इंस्टा मिलीनियर ड्राइवर तो कहला ही सकता हूँ। इतना बोलते हुए वो लोग डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।